हाँ, तो एक चीज़ याद रखना है, ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी थीम होती है ना, अब देखो उसमें थीम में भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, कुछ मूर्त आते हैं, कुछ अमूर्त आते हैं, इस टाइप के ऐसे होते हैं। और आजकल मोस्टली जो है यूपीएससी जो है अमूर्त देती है, मतलब ठीक है, फिलोसफिकल टाइप से। मेरा मानना है कि वो ऐसे लिखना, जैसे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है उल्टा उसमें, है ना, पर मेरे लिए सबसे ईजी वही पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास है ना बहुत स्कोप होता है। आप कोई से सब्जेक्ट का नॉलेज आप यूज़ कर सकते हो उसमें, बस उसको आपको क्या करना पड़ता है कि उस जो थीम है ना उसके अकॉर्डिंग जो है आपके एग्जाम्पल को सूटेबल बनाना पड़ता है, और कुछ ही नहीं। तो मेरा मानना है कि वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है उसमें। देखो जैसे मान के चलो, जैसे अभी आईआर का कोई मान के चलो ऐसे आ गया या इकोनॉमी का आ गया, तो फिर आप उसमें ज़्यादा डायमेंशन नहीं बढ़ा पाओगे। परंतु जो अमूर्त होते हैं, ऐसे होते हैं ना, उसमें आपके पास डायमेंशन आप किसी भी सब्जेक्ट से उसमें जोड़ के आप बना सकते हो, तो ये फ़ायदे होते हैं। तो अभी क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे टॉपर्स की कॉपी पढ़ोगे ना, तो टॉपर्स के मोस्टली मेरा मानना है कि अमूर्त ही ज़्यादा तैयार करना, क्योंकि यूपीएससी की जो अभी जो ट्रेंड है ना, उसमें अमूर्त वाला ही ट्रेंड है अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे मान के चलो जो सब्जेक्ट की कमांड है आपकी, जैसे मान के चलो हिंदी लिटरेचर है, आपके ऐसे इथिक्स में थोड़ा बहुत कमांड कर लो, और थोड़ा बहुत जो आपको लगता है जैसे इकोनॉमी हो गया या साइंस की, देखो साइंस का जरूर जो सेक्शन बी होता है ना, उसमें हमेशा साइंस को लेकर हमेशा आता है, ऐसे हमेशा आता है, आप देख लेना, मोस्टली साइंस को लेकर हमेशा आता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का जैसे रिलेटेड अभी जैसे एआई है, तो इसके क्या दुष्परिणाम है, यूपीएससी ने 2 बार पूछ भी चुकी है, ठीक है, और लास्ट ईयर उसने सोशल मीडिया का पूछा। तो ऐसे जो इमर्जिंग टॉपिक होते हैं ना साइंस में लेके, तो उन पे यूपीएससी हमेशा पूछता है। तो एक आध मतलब मेरा ऐसा है, मेरा मानना है कि कुछ मूर्त टॉपिक भी तैयार रखने चाहिए, जैसे मान के चलो इमर्जिंग, जैसे अभी मान के चलो वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है, ठीक है, या मान के चलो कि अभी जो है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म को लेके कोई बात चल रही है, तो इस टाइप के अमूर्त कुछ कुछ तैयार, मतलब मूर्त, हाँ, मूर्त तैयार करके रखने चाहिए। उससे क्या होता है कि ऐसा भी नहीं कि पता लगे, देखो यूपीएससी कभी भी गेम खेल सकती है। जैसे पहले अगर आप देखोगे 2015-16 से पहले, तो वो क्या करती थी, जैसे सेक्शन ए में तो चलो फिलोसफी पूछ लिया, सेक्शन बी में वो मूर्त पूछ लेते थे। तो क्या भरोसा भाई 2026 में पूछ ले यूपीएससी, तो अपने को तो दोनों तैयार तरीके से तैयार रहना है। और मेरा मानना है कि अगर जब आप अमूर्त लिखना सीख जाओगे ना, तो मूर्त ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो अभी क्या करना, आपको टॉपर्स की जो कॉपी पढ़ोगे ना, फिलोसफिकली पढ़ो, अभी जो मतलब कि अमूर्त टाइप से होते हैं ना, वो ऐसे ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि जो अगर मूर्त पढ़ने जाओगे तो उनके कंटेंट पुराने हो चुके होंगे, बहुत सारे टॉपर पुराने टॉपर से पढ़ोगे, तो वो कोई मत इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, बस आपको वो सीखना है। तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे मान लीजिए किसी टॉपर्स का आप ऐसे पढ़ने जा रहे हो, तो पहले वो जो हेडिंग लिखता है, तो आप खुद से सोचो कि मैं इसमें क्या क्या लिखूँगा, ठीक है। ऐसे मेरा मानना है कि 10 से 20 अगर ऐसे में आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं जो जैसे बता रहा हूँ, तो आप लिखना सीख जाओगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलो जो हेडिंग है, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि भाई समाज में जो बदलाव है वो एक आर्थिक नहीं, मतलब सामाजिक क्रांति के थ्रू आता है, ऐसा कुछ भी टॉपिक है मान के चलो। फिर आप अपने अकॉर्डिंग सोचो कि मतलब ऐसे नहीं लिखना है प्रॉपर डिटेल, नहीं, पूरा एक बुलेट पॉइंट सोच लो कि हाँ मैं इसमें अगर होगा तो ये एग्जांपल लिखूंगा, छोटा सा लिख दिया, या मैं मान के चलो इसमें सोशल डायमेंशन लिखूंगा तो ये लिखूंगा, पॉलिटिकल डायमेंशन ये लिखूंगा। ऐसे आपको सोच के रखना है, मतलब उस टॉपर की ऐसे को भी पढ़ने से पहले। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग पहले दिन जब आप करोगे, हो सकता है कि आपके पास 4-5 पॉइंट ही आए उस दिन, ठीक है। परंतु मेरा मानना है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, 10-20 ऐसे पे काम कर लोगे, तो ऑटोमेटिक आप सोचने लग जाओगे। अब क्या होगा, जो आपने जो सोचा है वो लिख लिया एक पेज में, अब उसके बाद में फिर उस टॉपर की कॉपी पढ़ो। फिर आप ये देखो कि आपके जो पॉइंट सोचे हैं आपने और उसने जो पॉइंट लिखा है, तो कितने पॉइंट आपके सिमिलर मिले। हो सकता है जैसे मान के चलो आपने 10 पॉइंट लिखे, उसमें से हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट ही मिले, ठीक है। पर आखिरी में जब धीरे धीरे आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो 10 में से 10 पॉइंट आप लिखने लग जाओगे। तो फिर आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि भाई वो लिख किस भाषा शैली में लिख रहा है। देखो एग्जाम्पल हो सकता है आपने भी सेम मतलब सोचा हो और उसने भी सेम सोचा, परंतु आप हो सकता है उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो मेरा मानना है कि आप कम से कम भी अगर 20 टॉपर्स की और अलग अलग टॉपर्स की, ये चीज़ याद रखना, 20 अलग अलग टॉपर्स की कॉपी पे काम कर लोगे ना, तो आप लिखना सीख जाओगे। फिर क्या करना है, जैसे ही आप अगले मतलब जब ये 15-20 ऐसे पे आप काम कर लोगे, उसके बाद में क्या करना है, जैसे पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू का जैसे मान लीजिए चलो 2024 के कुछ ऐसे उठा लिए आपने, एकदम उसको लिखना है। आप आराम से लिखिए, उसमें ज़्यादा ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं, पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा मानना है कि जब इतना 20 ऐसे पे काम कर लोगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो आप लिखिए फिर उसको, है ना। फिर उसको लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जो मान के चलो जैसे धर्मेंद्र जाखड़ की बुक है या दृष्टि की बुक है, तो उनसे आप देखिए कि आपने जो पॉइंट लिखे हैं और उन्होंने जो पॉइंट लिखे हैं उनमें कितना डिफरेंसेज है।
क्या मेरे पास वो पॉइंट नहीं थे या उनके कोई अच्छे पॉइंट है तो वो भी आप अपने ऐसे में थोड़ा इंक्लूड कीजिए, फिर आप मेरे से चेक करवाओ। तो फिर मुझे जो लगेगा कि हाँ अब ये है कि एक लेवल पे आप पहुंच चुके हो। तो ये चीज़ याद रखना कि जिस दिन आपके ये हो जाएगा कि जिस दिन आप खुद से जो ऐसे लिख रहे हो, वो जो है धर्मेंद्र जाखड़ हो गया, दृष्टि आईएएस है, दृष्टि आईएएस है तो मेरा मानना है तुम बहुत अच्छा लिख लोगे। धर्मेंद्र जाखड़ फिर भी ठीक है, धर्मेंद्र जाखड़ से जिस दिन अच्छा लिखना सीख गए ना तुम, तो समझ लेना कि ऐसे में आराम से 120 130 नंबर आ जाएंगे। तो परंतु उसके लिए मेरा मानना है कि कम से कम भी आपको टॉपर्स का कम से कम 20 से 25 टॉपर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब PYQ सारे लिखने पड़ेंगे 2023 से लेकर 2024 आप 25 तक मान के चलो, 25 का आ ही जाएगा। तब जाके ऐसे में आपके 120 130 आएंगे और आते हैं। मैं फिर बार बताऊँगा, दूसरी बड़ी बात एक चीज़ याद रखना, हिंदी मीडियम में ऐसे में इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में अच्छे नंबर आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ा गेन है ये। नहीं तो आपको GS3 में देखोगे तो हिंदी मीडियम कभी वहाँ आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। इथिक्स में बढ़ जाओगे आप, ठीक है, ऑप्शनल में बढ़ जाओगे, ठीक है, ऐसे में बढ़ जाओगे। GS3 में तो कभी नहीं आएंगे, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, हिंदी मीडियम में नहीं आते नंबर, ठीक है। GS2 में भी आपका थोड़ा बहुत अगर अच्छे से केस लॉस पे इन पे काम किया है, मतलब फिर भी खींच सकते हो। GS1 में भी कर सकते हो, GS3 में नहीं आते। मतलब ये मान के चलो, अगर अपन जो अगर इंग्लिश मीडियम से आगे निकलना है तो अपने पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐसे में 15 से 20 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा इथिक्स में 10 से 15 नंबर आराम से खींच सकते हो आप एक्स्ट्रा। और ऑप्शनल है, मान के चलो ऑप्शनल तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले सब बराबर सा ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उधर। कि आप ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम को 300 मिल रहा है, उनके एवरेज 250, ऐसे कभी नहीं होता। तो उधर तो ये है कि एटलीस्ट ऑप्शनल में अपन पीछे ना रहे, पर ऐसे और इथिक्स में आप आगे निकल सकते हो। और GS1 और GS2 में मेरा मानना है कि नंबर बढ़ाने के लिए उसमें बहुत मेहनत लग जाती है। उधर आप मान के चलो 10 नंबर बढ़ाना चाहते हो ना, बहुत मेहनत लगेगी, परंतु उतना ही मेहनत अगर आप इधर कर लोगे ना ऐसे में, तो आपके 15 के बीच भी 30 नंबर बढ़ जाएंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए मेरा मानना है कि अप्रोच बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम को काम करना चाहिए अपना ऑप्शनल पे, ताकि ऑप्शनल में पीछे ना रहे। उसके बाद में दूसरी बात आती है ऐसे और इथिक्स। GS3 में ज़्यादा मेरा मानना है कि देखो, अब देखो धर्मेंद्र जाखड़ का और मेरे जो नंबर थे, मतलब लास्ट जब मेंस लिखा था मैंने, तो मेरे धर्मेंद्र जाखड़ ज़्यादा है उल्टा GS3 में। और मैं सही बताऊँ, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया था। इसका मतलब सबाइश बात हो, एवरेज नंबर देते हैं हिंदी मीडियम वालों को, तो उस उधर ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। अब जैसे धर्मेंद्र जाखड़ नंबर कहाँ ज़्यादा है, जैसे GS1 में उसके अच्छे आए, GS2 में भी अच्छे आए, पर इथिक्स में बहुत अच्छे थे उनके। ऐसे में तो मेरे से भी कम है, मेरे 105 थे, उनके 92 ही है। तो मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ है। अब देखो, अगर उनके ऐसे में ज़्यादा आते, 120 130 आते, उनका फाइनल सिलेक्शन होता। इसलिए यहाँ लापरवाही मत करना बिल्कुल भी, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में ये है कि 250 नंबर से कम किसी हालतों से नहीं आनी चाहिए। लास्ट 2 अटैम्प्ट से मोनिका का सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो ऑप्शनल के कारण नहीं हो रहा। अब की बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शनल में 230 ही आए। लास्ट ईयर भी जब उनका फाइनल सिलेक्शन रुका था 10 नंबर से, तब भी उनके 245 ऐसे कुछ नंबर थे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ऑप्शनल में 250 से कम किसी हालतों से नहीं। और ऐसे और इथिक्स दोनों को मिला के मेरा मानना है कि 250 नंबर टारगेट करो आप। GS1 to 3 में उधर एवरेज भी अगर आपके मान के चलो 250 भी रहेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इधर जो है ऐसे और इथिक्स में 250 से कम नहीं रहने चाहिए। तो ये 2 फैक्टर है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक चीज़ याद रखना कि ऐसे और इथिक्स पे अच्छा काम कर लो। और मैं इसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है, टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस करो, ठीक है, उसको अच्छे से वहाँ से बहुत सारे एग्जांपल अपने लिखो। ऐसे मेरे नोट्स में बहुत मिल जाएंगे आपको, मैंने बहुत टॉपर की कॉपी भी पढ़ी है, बहुत सारे ऐसे भी पढ़े, सब कुछ मिल जाएगा। पर खुद से भी काम करो। टॉपर्स की कॉपी जब पढ़ोगे ना, तो एक लिखने का पैटर्न, कनेक्टिव वर्ड क्या होते हैं, कैसे फ्लो बनाया जाता है ऐसे में, ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में खुद से लिखिए, फिर धीरे धीरे मेरे से चेक करवाते रहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना। चलो करते हैं अब तुम्हारी कॉपी चेक। तो ये सारे कवर कर लिए तुमने, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, सारे आंसर लिख लिए 2013 से लेकर 2024 तक। हिमांशु? जी सर, सारे लिख लिए। सारे लिख लिए 2013 से लेके? हाँ जी सर, 2013 से लेके सारे लिख लिए। तो आपने इसमें जब यूज़ किया तो कौन कौन सा कोचिंग के आंसर का मॉडल आंसर बनाने में यूज़ किया आपने? इसमें सर एक तो मैंने सर दृष्टि से देखा है, एक PW से देखा है, एक वाजीराम सिंह का भी मैंने सर देख लिए थे। तो हिंदी मीडियम में है वाजीराम का?
सर वो गूगल से ट्रांसलेट हो जाता है ना, तो उससे तो एक आइडिया तो मिल ही जाता है। नहीं नहीं, सही सर सही। कईयों के इंट्रोडक्शन अच्छे थे, कईयों के कंक्लूजन अच्छे थे ना सर, मिक्स है। नहीं, आप देखो, ये आपने ये हुई ना, ये स्टैंडर्ड काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये काम आपका हो गया, एक 1 लेयर आपकी तैयार हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये काम कर लिया, नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों से काम नहीं होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना। अब तुम्हें अगला काम क्या करना है। पहला स्टेप तुम्हारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये जो मॉडल आंसर है ना आपके पास बने हुए, अब क्या करोगे, जैसे करंट अफेयर जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ोगे, तो उसमें जो भी इमर्जिंग आ रहा है तो आप अपने इसी आंसर में ऐड कर लेना। जैसे मान के चलो नक्सलवाड़ी के लिए अभी कोई सॉल्यूशन चल रहा है, सरकार मान के चलो जो समाधान रणनीति है। जैसे अभी क्या हुआ ना कि पहले ऐसा होता था कि जैसे बारिश का सीजन आता था ना, तो ये ऐसे जो नक्सलियों के खिलाफ है ना प्रोग्राम रोक दिए जाते थे। पर अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नक्सलियों के जो खिलाफ है प्रोग्राम अब की यार बारिश के मौसम में भी चालू रहेगा, ताकि उनकी जो है, मतलब पहले क्या होता था, जैसे मान के चलो कि भाई जनवरी से लेके जुलाई तक मान के चलो चल रहा है मिशन, फिर मान के चलो अगस्त सितंबर इधर नहीं चल रहा है, या मान के चलो जुलाई से नहीं चल रहा, 3 महीने में क्या होता था कि ये लोग वापस से अपना एक नया एरिया तैयार कर लेते थे, और फिर पुलिस को फिर वापस से वही दोबारा मेहनत करनी पड़ती थी। पर अब की बार ये है कि अब की बार ये साल भर चलेगा प्रोग्राम, तो इससे क्या है कि नक्सल की जो है कमर टूट जाएगी उनकी, क्योंकि वो नया अपने आप को तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये अब जैसे मान के चलो यही पॉइंट है। अब आपको ये मान के चलो जो मॉडल आंसर मान लो कोचिंग वालों ने जो बनाए उसमें ये मान के चलो ये प्रोग्राम मान के चलो ये पॉइंट नहीं है, तो आप अपना साइड में यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो। या फिर मान के चलो कि होम मिनिस्ट्री ने कुछ निकाला है, नया आया है, तो ऐसे बस ये काम आपको सेकंड काम ये करना है। जैसे मान के चलो मेन 365 पढ़ोगे आप, ठीक है, कुछ भी आपका जो है पॉइंट जहाँ से मिल रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि भाई इन क्वेश्चनों में मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, बस ये काम करते चलना साथ के साथ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना। हाँ, दूसरी बात, और तो मैं ऐसे आपको दूंगा ही नोट्स, इस दरमियान जाखड़ वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरे खुद के जो नोट्स हो मिल जाएंगे। अब आपको एक काम करना है कि जैसे मान के चलो मेरे नोट्स हैं, तो उसमें ऐसे मैं ऑलरेडी मैं बहुत जगह से पढ़ पढ़ा के दे रहा हूँ, चाहे मैंने दे भी दिए, इंडियन सेक्रेटरी दे दिया हूँ, ठीक है, इंडियन सोसाइटी भी दे दिया हूँ, और IR दे दिया हूँ, ये दे दिया हूँ। तो उसमें बस आपको हल्का से काम करना है, मेन 365 पढ़ोगे, जो भी करंट अफेयर अब आगे जो आएगा वो आपको ऐड करने हैं। अब क्या करोगे ना, जैसे टॉपिक वाइज आपको थोड़ा उसमें देखना है। जैसे मान के चलो आपने क्षेत्रवाद का आपने टॉपिक तैयार किया, ठीक है, जो मैं नोट दूंगा उसमें आप और स्क्रिप्ट कर लेना अपना शॉर्ट नोट्स बना के। फिर उसके बाद में क्षेत्रवाद से रिलेटेड जो आपने मॉडल आंसर बनाई दिए हैं उनको एक साथ पिन कर लेना, मतलब उनको एक एक फाइल बना लेना टॉपिक वाइज आपका नोट्स विथ PYQ। ये काम जिस दिन कर लिया ना, आपकी तैयारी ये मान के चलो फाइनल है, फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। बस ये काम कर लेना। तो GS 1 से लेके GS 4 में ये काम ज़रूर कर लेना। उसके बाद ऑप्शनल में भी ये काम हो जाए तो बल्ले बल्ले है भाई, अगर ऑप्शनल में काम, क्योंकि ऑप्शनल में PYQ बहुत रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये काम आपको करना है। चलो देखते हैं अब आपने क्या क्या लिखा है। मतलब मैं इसमें देखो, मैं समझ गया कि आपने अच्छे से लिखा है, तो मैं इसमें बताऊंगा कि कहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है बस, क्योंकि आपने देख के लिखा है तो वो तो है ही नहीं कि भाई क्वेश्चन की डिमांड आपने पूरी नहीं की, फिर भी देखते हैं, ठीक है। पिछड़े क्षेत्र में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता व किसान, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलंबन या अलग करना है। मलकानगिरी व नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवाद विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। अब देखो, कभी भी जब UPSC इतना बड़ा क्वेश्चन देती है ना, तो कभी ये मत सोचो कि ये सारी क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे है बस, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, वामपंथी उग्रवाद के उदय का प्रमुख कारण स्थानीय जनता की वंचना जो शासन और प्रशासन द्वारा की जाती है। बड़े उद्योगों के विकास के कारण बड़ी मात्रा में जनता का विस्थापन और पुनर्वास सही ढंग से न होना वंचना को जन्म देता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो, सबसे देखो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग में। अगर आप किसी एग्जाम्पल से उसको जस्टिफाई कर देते हो तो आपका वो पॉइंट है ना बहुत वैलिड हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो, जैसे भाई बस्तर का जो इलाका है वहाँ पे विकास कभी हुआ ही नहीं, और जब विकास नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है लोग क्या करेंगे। मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल दे के
जब जस्टिफाई कर दो ना आपके जो आर्गूमेंट, जैसे आपने ये आर्गूमेंट दिया है तो उसका रियलिटी बता दो भाई, ये देखो ये एग्जांपल है इसका। तो ये चीज़ याद रखना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर राइटिंग। आप पॉइंट लिखो, उसके बाद में अपना वैलिड एक एग्जांपल लिख दो। फिर आपने मैप बनाया रेड कॉरिडोर, ठीक है। रेड कॉरिडोर एक चीज़ याद रखना, जैसे मोस्टली ऐसा बोला जाता है बिहार से लेके आंध्र प्रदेश तक है ये। तो आप इसमें इसे मैप थोड़ा ज़्यादा छोटा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मानना है कि इतना दर्शाने के बाद साथ में स्टेट ज़रूर दर्शा दिया करो, छोटा छोटा लिख दो, चाहे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। ऐसे करके आप स्टेट का ज़रूर नाम लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेड कॉरिडोर कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ, बिहार से लेके बोला जाता है आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, इसमें थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत ऐड करना है। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड, अब मेन बॉडी की जब भी बात आएगी तो आपको हमेशा याद रखना है, टू द पॉइंट लिखना है आपको ना। तो देखो एक तो ये है कि मल्लिकार्जुन नक्सलवादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सौंधी मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीति पर चर्चा की। तो इसमें सॉल्यूशन देना है आपको। क्या इधर कोई क्वेश्चन की डिमांड थी, पिछड़े क्षेत्र में बड़े उद्योगों का विकास करने की सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों जिनको अनेक विस्थापन का सामना करना पड़ता का विलंघन, ठीक है। अब देखो मोस्टली देखोगे तो डायरेक्ट इसका यही है, मेन डिमांड यही है। पर फिर भी आप एक अगर पॉइंट बनाना चाहते हो तो भाई कारण क्या है तो वो बना सकते हो, पर ऐसे मोस्टली वो क्वेश्चन की मतलब डायरेक्ट डिमांड तो नहीं है। डायरेक्ट डिमांड है उसका सॉल्यूशन, भाई आप कैसे करोगे। फिर आपने कुछ यहाँ पे बनाया, वामपंथी उग्रवाद विकास में संबंध, पिछड़े क्षेत्र में विकास समावेशी न होकर एक तरफा होता है। एक तरफा विकास तो उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है, एकदम सही बात है, आपने ग्राफ बना के सही किया। बड़े उद्योगों की स्थापना से न केवल शारीरिक बल्कि सांस्कृतिक आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। प्रशासन व शासन द्वारा पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने का फायदा वामपंथी गुटों द्वारा उठाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण केवड़िया गाँव में लोगों का स्थापन, ठीक है। अब रणनीतियाँ क्या है भाई मुख्य धारा में लाने के लिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे अपने को दिया है उसने सामाजिक आर्थिक समृद्धि। तो आपको पॉइंट जो आप लिखोगे वो आपको ये भी लिखना है कि सोशल चेंजेस लाके कैसे आप इनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है उसको बढ़ावा देके आप कैसे इनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए किस डायमेंशन में आपको पूछ रहा है। समावेशी विकास, ऐसे क्षेत्र में विकास की गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करना, उनके जीवन निर्वाह शैली में उच्च स्तर तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रोग्राम लिखो यहाँ पे, मैंने कितने बोला ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो यही मैं बात बता रहा हूँ। अब आपको क्या है जो मॉडल आंसर जो है ना, कोचिंग में बहुत कोचिंग में मॉडल आंसर जो भी XYZ है, अब उनको ये मत मानो कि वो 100% सही है, नो। पर हाँ ये है कि वो 50 to 60% आपको हेल्प करेंगे, पर ना उसके ऊपर 40% काम आपको खुद से करना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, जिस दिन ये काम एड ऑन कर लिया ना आपने, अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है, ये चीज़ याद रखना, तब जाके आपका जैसे पिछले साल की जो टॉपर थी ना, पिछले साल में उससे पिछले साल की जो टॉपर थी जिसके बहुत खतरनाक नंबर आए थे, तो उसका यही था, उसका मतलब आंसर राइटिंग शैली यही थी कि वो कोई भी पॉइंट लिखती थी ना तो उसके साथ वो एग्जांपल लिखती थी। फिर उससे क्या ना आपकी जो पॉइंट है ना उसका वैलिड बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज़ आप आर्गूमेंट दे रहे हो किसी चीज़ के बारे में, जैसे आपको ये आर्गूमेंट देना है कि भाई पितृसत्ता पैट्रियार्की जो है महिलाओं को शोषण करता है, ठीक है। तो आप ये भी बताओ कि भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे हो रहा है, तो उसके लिए एग्जाम्पल दो आप, मतलब जैसे वैलिड एग्जाम्पल दो। जैसे मान के चलो कि पैट्रियार्की अगर आप देखोगे ना तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मोस्टली जो है अगर आप IPS में देखोगे ना तो महिलाएं बहुत कम है। मतलब अब उसका कारण ये माना जाता है कि भाई महिलाएं स्वभाव से कोमल होती है। अब ये कौन डिसाइड कर दिया, ये पैट्रियार्की सोसाइटी ने डिसाइड किया है ना, महिला उस लायक ऐसे काम करने के लायक बनी ही नहीं है। मैं कल एक वेब सीरीज़ देख रहा था, हाँ उसमें बताता हूँ मैं एक पॉइंट। तो उसमें एक चीज़ लाइन बोलते हैं, जैसे मतलब आपने भी सुनी होगी सब जगह, ये नॉर्मल बात है कि भाई अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो जाके चूड़ियाँ पहन लो या साड़ी पहन लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ प्रतीकात्मक कि भाई महिलाएं जो इस कार्य के लिए नहीं बनी है, मतलब जब लड़कियों को ऐसा बोला जा रहा था मतलब तुम लड़की बन जाओ। तो अब ये देखो ना कितनी गहरी सोच है इस समाज की। तो मतलब मेरा कहने वाला कि जब आप इस तरीके से आर्गूमेंट देते हो ना किसी चीज़ के प्रति, नया रिलेवेंट अगर कोई एग्जांपल दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपका वजन बढ़ा देगा पॉइंट का। तो ये चीज़ याद रखना।
तो अब यहाँ पे क्या काम करना है कि जैसे मान के चलो भाई समावेशी विकास, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल खोजने हैं जो भाई जहाँ से समावेशी विकास बढ़ा और वहाँ पे सब एक सी बात है कि नक्सलवाद कम हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वन अधिकार, जनजातीय उद्योग वन उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर भी होती है, अतः वन अधिकारों को एकदम से ख़त्म नहीं करना चाहिए। अभी जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना 2006 को लेके, अभी उसमें विवाद चल रहा है, तो ऐसे आप वो पॉइंट डाल सकते हो यहाँ पे। पुनर्वास कार्यक्रम, उग्रवाद का मुख्य कारण बेरोजगारी व खाद्य सुरक्षा है। विस्थापन के बाद पुनर्वास कार्यक्रम का सही ढंग से लागू न हो पाना इन विचारधाराओं के प्रसार में योगदान देता है। एक मिनट आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि आपको प्रभावित लोग मुख्य धारा में लाना है तो रणनीतियाँ स्ट्रेटेजी आपको बतानी, ना कि आप ये नहीं बता रहे हो कि कारण क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखो। इस पॉइंट में आपने ऐसा लगा कि कारण बता, आपको सॉल्यूशन बताना है। तो पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आजकल जैसे क्या हो रहा है ना, तो थोड़ा ना न्यूज़पेपर पढ़ा करो। जैसे पहली बात तो क्या होता है, पुनर्वास कार्यक्रम जो मान के चलो नक्सली बन चुके हैं, अब इसमें दो प्रकार के नक्सली होते हैं। एक होते हैं जो विचारधारा एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो याद रख लेना वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है, जो विचारधारा एक्सेप्ट कर लें। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण, गरीबी के कारण, ठीक है, या वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सरकार इनको क्या करती है, पुनर्वास के लिए इनको नौकरी भी देती है, ठीक है, घर बना के देती है। तो ऐसी चीज़ें, और जो जिनके मान के चलो कि आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो उनका वापस जैसे ब्रेन वॉश होता है ना, तो ऐसे पॉजिटिव ब्रेन वॉश भी होता है। जैसे मान के चलो कि मैं किसी आदमी को अगर नक्सलिज्म बना रहा हूँ ना, मैं उसको मतलब मैं चाह रहा हूँ कि नक्सली बने, तो मैं उसको डाल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। पर जब मैं उसको चाह रहा हूँ कि वापस से सोसाइटी में इसका समावेशीकरण हो, तो मैं चाहूँगा फिर उसको ब्रेन वॉश करूँगा पॉजिटिव वे से कि देखो भाई वो नक्सली क्यों गलत है, तो उसके आर्गूमेंट को मतलब काउंटर किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, पुनर्वास कार्यक्रम दो प्रकार के होते हैं। शिक्षा व कौशल, लोगों में जागरूकता लागत है, उन्हें कौशल प्रदान करके हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। स्थानीय प्रशासन, पैसा कानून 1956 के प्रावधानों के, पैसा कानून 1956 का है, मुझे तो जहाँ तक गलत लग रहा है ये। हिमांशु एक सर देखना पड़ेगा, मैं सोचता सर मैं गलत लिख लिया होगा मैंने सर। नहीं, आप खुद ही सोचिए ना, पैसा कानून कब आया था तुम्हें पता है? जब पंचायती राज एक्ट आया था ना, उसके बाद में आया है। पैसा का मतलब ही क्या है कि पंचायती राज का एक्सटेंशन जहाँ पे मिलता है ना, 1996 का है, मैं वही तो बता रहा हूँ। गलत लिखा। हाँ सर ये गलत लिख दिया, ये आगे से तो मैंने कर लिया था, ये सब 56 नहीं लिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। ठीक है, संवाद, वामपंथी उग्रवाद गुटों से संवाद और सुलह कर उन्हें आत्मसमरण हेतु मनाया ना, तो उग्र हिंसा वाले गुटों के विरुद्ध कठोर कदम उठाना। सरकारी कदम, ग्रामोदय, उड़ीसा सरकार और TLP ऑपरेशन ग्रीन हंट। आजकल एक और चल रहा है समाधान रणनीति, ये सबसे मेन है, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। अब है ना, समाधान ये मत लिखना है, इसमें इंग्लिश वाला लिखना उसे, क्योंकि एक एक मीनिंग का अलग ये है। हाँ जी सर, वो पढ़ा मैंने इसके समाधान के बारे में। हाँ, तो वो चीज़ याद रखना। वामपंथी उग्रवाद की समस्या निपटने हेतु हमें टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम अप पहल को अपनाना चाहिए। अब देखो तुमने चाहे 2-3 जगह से लिखा है ना, पर मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, अभी भी अगर मैं इसमें नंबर दूँ ना, जैसे मान के चलो 15 नंबर का है, मैं सही बताऊँ 4, 4.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा, इसमें अभी भी कमियाँ हैं। तो यही कमियाँ आपको, कोई ना, आपने एक बेस तैयार कर लिया है, परंतु अभी इसके आगे और काम करना है, ताकि इसमें से आपको 7, 7.5 नंबर मिलने लग जाए, तब जाके मान के चलो कि आपने PYQ का जो मॉडल आंसर बनाया ना, वो एकदम सही जगह पहुंचा। अब देखो गलती इसमें क्या थी, मैंने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन को डायमेंशन ये है। अब आप देखो ये सामाजिक और आर्थिक संवर्धन के पॉइंट कहाँ पे गया, सामाजिक मुझे बताओ कहाँ पे है इसमें। सामाजिक में आएगा भाई, तो देखो समाज के अंदर क्या क्या भेदभाव होता है जो नक्सलवाद की तरफ। देखो पहली बात होती है जातिगत असमानता, ये भी तो बहुत बड़ा कारण है नक्सलवाद का। ठीक, जातिगत असमानता के कारण जो है उनका आर्थिक उत्पादकता से दूर रखना, या मान के चलो उनको रोजगार से दूर रखना, ये एक बहुत बड़ा कारण है नक्सलवाद अपनाने का। ठीक, उसके बाद में जो आती है आर्थिक असमानता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता। अब देखो ये पॉइंट कहीं नहीं है तुम्हारे। तीसरी बात आती है गरीबी। अब ये इसमें एक बनाओ, जैसे गरीबी का एक कुछ चक्कर होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, साथ में अगर वो लो कास्ट का है, ये याद रखना, गरीबी प्लस लो कास्ट, तो वो जो है भेदभाव का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्यों?
उसके साथ सामाजिक भेदभाव तो होगा ही, साथ में उसके साथ आर्थिक भेदभाव भी होगा। और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक नस्लवाद ख़त्म नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि अभी आपको इस एंगल से लिखना है, इसमें ये बाकी है। फिर आर्थिक समृद्धि आप कैसे लाओगे, वो भी आपने इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगा, जो नक्सलवाद जो इलाका है उसमें एक पॉइंट बताता हूँ तुम्हें, मतलब इंग्लिश में बोलूँगा पर याद रखना ऐसा, मतलब ट्राइबल लेड जो है प्रोग्राम चलने चाहिए, या इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि जो वहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दे, ना कि ऐसा नहीं कि कोई बाहर से पूंजीपति आ रहा है उसको पैसे कमा के दिया जा रहा है। अरे हो यही रहा है, ये गलत है। उनके संसाधनों पर उनका अधिकार होना चाहिए, ना कि उनके संसाधनों पर कोई बाहर का व्यक्ति आके मालामाल नहीं बनना चाहिए। तो अपनी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होने चाहिए, तो जो ट्राइबल्स है या मान के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रमोट करें। अब इसमें जैसे आपको एक एग्जांपल लिखना चाहिए ट्राइफेड का, तो मैं वही बता रहा हूँ, बहुत कमियाँ है इस आंसर में भी। ट्राइफेड क्या करता है, इनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनको बढ़ावा देती है, या मान के चलिए जो लोग कुछ कुछ बनाते हैं तो उनको प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी, अभी इसमें बहुत कमी है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो ये है, आप इसलिए बता रहा हूँ ना, देखो कोचिंगों के आंसर की को मत मानो कि भाई हाँ बस, अब बच्चे सोचो कि वही उन्हीं को रटते रहते हैं, कुछ ही नहीं होगा। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, हाँ पर ये है कि उनको एक बेस के रूप में ज़रूर यूज कीजिए, एक डायमेंशन के रूप में, तब जाकर आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, अब जैसे ये नक्सलवाद का टॉपिक है, तो आप नक्सलवाद का जो मैं मान लीजिए मेरे नोट्स है या जो है, आप उनको एक जगह बना के फिर इन जो क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ दो, तो फिर बस हो गया आपका कंप्लीट काम। वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, ठीक है, फॉल डाउन हो रहा है उसका, मान के चलो ठीक, परंतु अभी भी देश में अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। हाँ ये बात भी सही है। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मान के चलो वो चैलेंजेस क्या ला रहे हैं, तो सरकार इनके लिए क्या क्या रणनीति है, वही क्वेश्चन है सेम, मतलब ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या लिखा है आपने। वामपंथी उग्रवाद द्वारा हमेशा विकास की राह में बाधा उत्पन्न की जाती रही, लेकिन हमारी तीव्र गति विकसित होती अर्थव्यवस्था इस विचारधारा में पतन लाया है। अब वामपंथी उग्रवाद सिर्फ देश 14 जिलों से हटकर 10 जिलों तक सीमित हो गया। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, इस मैप में राज्यों का नाम जरूर जोड़ देना, बस और कोई दिक्कत नहीं। वामपंथी उग्रवाद के कारण ये क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, नो, परंतु लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, अब जो तुम बोले थे कि सर में फ्लो चार्ट ये नहीं बना, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आप आराम से जैसे ये कारण का, जैसे मतलब अब देखो बहुत प्रकार के कारण वाला बना दो, मैं डायग्राम बताता हूँ। मान के चलो 4 पॉइंट है, तो आप 4 पॉइंट के लिए ये यूज कीजिए डायरेक्ट कारण, समझ में आया। तो उससे क्या हुआ ना कि ये चीज़ें आपको मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा दिख जाएगा। अब मान के चलो 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट है तो ऐसे लिख लो, अगर 6 पॉइंट है तो ऐसा बना के ऐसे लिख लो, ठीक, ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे तरीके हैं, सो मैं बताऊँगा क्वेश्चन के साथ साथ। अब जैसे मान के चलो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, तो सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे बना के लिख सकते हो आप, ठीक। और एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ऐसे करके, अब जैसे वहाँ पर उग्रवाद के कारण है ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब थोड़ा सा मतलब ये चीज़ क्या है ना, जैसे मान के चलो कि मतलब आपका एक नॉर्मल फेस है, ठीक है, उसी फेस पे थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा दिया जाए तो और हैंडसम लगोगे, तो वही बात होती है। बस ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन आपके आंसर का लुक जो है थोड़ा चेंज कर देती है। देखो पॉइंट तो वही है, हकीकत देखा जाए तो भाई कोई अंतरशीली है आप इसमें भी यही लिखोगे, परंतु वो एक थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है आपका आंसर का, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण, सरकार द्वारा वन अधिकारों स्थानीय स्वशासी कानून कठोरता से लागू करना। अब देखो ये हुई ना, अब देखिए इसमें 1956 ही लिखे हो आप, तो ये थोड़ा सुधार कीजिए, ठीक है। ये एग्जांपल दे दिया वन अधिकार अधिनियम। सुरक्षा संबंधी व्यय में बढ़ोतरी द्वारा पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु विशेष केंद्रीय सहायता योजना चलाना, ऐसे से दूर संचार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब देखो ये हुई ना अच्छी चीज़, मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल देते हो ना पुटअप उसको, तो वो बहुत अच्छा आर्गूमेंट देना बहुत अच्छा माना जाता है लॉजिकली। ऐसे क्षेत्र में सुरक्षा बलों जनता में दूरियां कम करना तथा सुरक्षा बलों को मानवीय चेहरा पर प्रदर्शित करना, आत्मसमर्पण करने हेतु संवाद करना तथा समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तकनीक का उपयोग कर भ्रष्टाचार और घूसखोरी को कम करना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम डीबीटी हो गया। इसके साथ में ना एक और चीज़ मैं बताता हूँ, POS
जो सेल मशीन होती है ना, उसका भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसका यूज किया जाता है। जी सर, ठीक है सर। और एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें ना, जैसे छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है, वैसे एक सेवोत्तम मॉडल भी होता है, छत्तीसगढ़ एक स्पेशल मॉडल है इसके लिए, और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। भ्रष्टाचार को, भाई इन चीज़ों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया गया है, उसमें लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वामपंथी उग्रवाद को देखिए बहुआयामी कारण है, इस हेतु बहुआयामी रणनीति को अपनाना उचित होगा। इसके पतन के साथ हमें SDG 1 और 2 को भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जब भी आप ऐसे लिखो ना SDG 1 और 2 थोड़ा लिखा करो, जैसे SDG 1 ये है, या छोटा स्मॉल लिखो, गरीबी कम करना, भुखमरी कम करना, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे लिख के मत छोड़ा करो। तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, दृष्टिकोण है ना, ये वर्ड है ना, वर्ड को समझा करो। दृष्टिकोण होता है, जैसे मान के चलो कि आपका विजन क्या है या अप्रोच क्या है आपकी, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो आपने इसमें फिर वही गलती, समाधान रणनीति तो लिखा ही नहीं। अरे अभी जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यही सरकार इसी रणनीति के तहत काम कर रही है, और वो जो समाधान रणनीति में जो है उसको एक एक जो है बस वही आपको एक्सप्लेन करना था। अभी मतलब आपका दृष्टिकोण कैसा है भाई, आप कैसे उसको लेके चलोगे। तो समाधान रणनीति इसी की ही है, वो स्ट्रेटेजी इसी के लिए बनाई गई है। और इसमें एस का मतलब अलग है, ए का मतलब अलग है, एम का मतलब अलग है, तो बस वही पॉइंट आपको लिखने थे यहाँ पे। निष्कर्ष मेरा मानना कि थोड़ा अभी और मैच्योरिटी जरूरत पड़ेगी, खुद से अब धीरे धीरे बनाने लगोगे जिस दिन। हाँ, जैसे मैं तुम्हें एक बनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, कि वामपंथी उग्रवाद में कमी तो देखने को मिलती है, परंतु वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो वापस से वामपंथी उग्रवाद में घी की, मतलब उसको बढ़ाने में घी की तरह काम करती है। क्योंकि जो सरकार द्वारा जो मान के चलो कि जो अप्रोच डेवलप की जाती है, उसको धरातल पे लागू करने पर बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। अतः आवश्यक है कि जो अप्रोच है उसको वास्तविक धरातल पे उतारा जाए, तभी हम जो है नक्सलवाद जैसी समस्या से हम बाहर निकल पाएंगे। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि देखो, निष्कर्ष में फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो आपको मैच्योरिटी की शो करती है। एक ही याद रखना, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन चलो आप फैक्ट बेस निकल के भी भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंक्लूजन बिना आपकी मैच्योरिटी के बिना नहीं आएगा। वहाँ पे आप ऐसे लिख के भाग नहीं सकते, आपको कंक्लूड करना है वहाँ पे चीज़ को। ऐसे में तो खास तौर से वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अब उस जो आपने आंसर लिखा ना, उसमें अभी कमियाँ हैं थोड़ा, अरे ना मेरा मानना है, फिर बता रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़, चैट जीपीटी का यूज़ जरूर करो, और उसको ना इंस्ट्रक्शन दिया करो यूपीएससी के अकॉर्डिंग मुझे आंसर बना के दो, ठीक है। और उसको डिफरेंट उसको मतलब जैसे आप आर्गूमेंट दोगे ना, वो वैसे वैसे बना के देता है। तो हमेशा एक बार जरूर कोचिंगों का पढ़ने के बाद में चैट जीपीटी का जरूर यूज किया करो, कि मैंने बहुत बार देखा है कि कोचिंगों के आंसर किया ना, कुछ अलग ही बता रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो चैट जीपीटी का जरूर आप आखिरी में अपना होता ना कि एक साइड लाइन बनाने के लिए जरूरी होता है, चैट जीपीटी का यूज जरूर करना। अब बात आती है भारत के पूरी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है। अब देखो, ये होगी पहली क्वेश्चन की डिमांड, ऐसे कौन कौन से कारक है कि जो वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। प्रभावित क्षेत्र में खतरों के प्रतिकार भारत सरकार, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए, स्ट्रेटेजी सामरिक को क्या है, शायद जो भी है, ये दूसरी क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। भारत के लोकतांत्रिक आर्थिक विकास के बावजूद पूरी भाग में अधिकतर जनजातीय ग्रामीण जनसंख्या अधिकारहीन है, हादसे पर खड़ी है। यह प्रशासनिक विफलता जब आर्थिक कमी में सामाजिक बहिष्कार से जुड़ती है तो उग्रवादी विचार प्रसार करती है, जो समावेशी विकास और आंतरिक सुरक्षा दोनों हेतु चुनौतीपूर्ण करती है। ठीक है, याद रखना कि जब धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे तो चार लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं 5-6 लाइन का हो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक तत्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट आराम से बना सकते थे, या आप मैप बना के शो कर सकते थे। जैसे मैप बनाओगे तो भाई जैसे खुद ही बोल रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के इधर जो इलाके हैं तो इसमें क्या क्या कारण है। तो एक तो जोग्राफिकल ट्रेंड ही ऐसा है भाई वहाँ पे जो उनको बढ़ावा देता है, तो ये चीज़ याद रखना इसमें। अब देखो, अब ये भी मुझे लगा, भू संबंध भूमि सुधार कानून का दोषपूर्ण होना, अधिकतम सीमा कानून प्रभावी क्रियान्वयन न होना। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखिए कहाँ पे लागू नहीं हुआ है ये चीज़। जैसे बोला जाता है बंगाल में तो लागू हुआ था अच्छा खासा, परंतु और स्टेट में ज़्यादा, बंगाल और केरल में ही है ना लैंड रिफॉर्म अच्छे से लागू हुआ है।
उसके अलावा कोई सा भी स्टेट नहीं है। जैसे बिहार का एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें सबसे बेस्ट, बिहार में आज भी नहीं है भाई, और राज्य में भी नहीं, पर बिहार में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। ठीक, फिर दूसरा विस्थापन, माइग्रेशन। पुनर्वास कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और मुआवजा उचित समय पर न मिलना। देखो मुआवजा उचित है, अब देखो ये वर्ड उचित समय पर ना मिलना, डायरेक्ट ये आएगा ना, वह नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन, दूसरी बात ये भी लिख सकते हो कि आप माइग्रेशन क्या होता है कि इनका मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं उनको लिए जो है नुकसानदायक होता है, मतलब उनकी जो है उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है माइग्रेशन जो होता है। देखो माइग्रेशन होना, देखो डेवलपमेंट के लिए माइग्रेशन होता है, ये बात एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, परंतु कितनी सदी के बाद, मतलब उनको कितना कॉस्ट बेरी, मतलब एक बोला जाता है कॉन्सेप्ट है कि आपको कितना कॉस्ट सहना पड़ रहा है उसके लिए। जैसे मान के चलो कि आपका कोई चीज़ है जो सामान टूटा, मान के चलो उसको कोई मुआवजा दे रहा है, अब वो मान के चलो 10 रुपये का था तो आपको चलो मुआवजा 15 रुपये मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये होगी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, आप तो उसमें तो फ़ायदा हो गया आपको, है ना, परंतु क्या उसमें मेंटली कॉस्ट का ध्यान रखा गया है? ठीक है, आपका रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उनका क्या ध्यान रखा गया है? मतलब समझ रहे हो दिक्कत माइग्रेशन में क्या है कि माइग्रेशन में जो सरकारें अभी जो ध्यान दे रही है वो क्या होता है, माइग्रेशन ओनली जो है फाइनेंशियली देखा जाता है कि चलो ठीक है इनका ये है, ये लागत खत्म हुई होगी बस, पर क्या उनको ये देखा जाता है कि वो नेचुरली वहाँ पे कितना कनेक्टेड थे, वहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी, क्या वो इंश्योर हो पाएगी आगे जहाँ उनको माइग्रेशन कर रहे हो? तो विस्थापन का जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की ज़रूरत है, ये चीज़ याद रखना। आजीविका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भ्रष्टाचार, पारंपरिक व्यवसाय विघटन व नए व्यवसाय उत्पन्न न होना। ठीक है, प्रशासनिक विफलता, असंतोषजनक नीतियाँ, राजनीतिक दोष, पंचायतों को संतोषजनक कार्य न करना, बस्तर छत्तीसगढ़ पंचायत की कमी, लापरवाही के कारण माओवादी विचारों को फैलना, सामाजिक अस्पृश्यता, जातिवाद और संघर्ष, जनजाति। ठीक है, अवैध घुसपैठ, सीमा पर अवैध कारोबार, स्वशासित जिलों पर राज्य सरगम संघर्ष, आधार सचना अभाव। अब देखो इसमें जो मैंने बोला था वो काम नहीं लिखा आपने। अब देखो एक चीज़ याद रखना, तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ी जो मतलब पूरी भाग है, भारत के पूरी भाग में, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कारण है जोग्राफिकल ट्रेंड, जो पॉइंट आपने लिखा ही नहीं है, क्योंकि एक तो है ना क्या होता है, ये जो घने जंगल होते हैं ये आराम से इनको पनपने का मौका देते हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स पहुँच ही नहीं पाते, ये यहाँ के लोकल होते हैं, तो आराम से कहीं पे छुप जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, अब देखो इसमें आपको जो है ना निर्धारक फैक्टर जब लिखोगे इसमें आना आपको डायमेंशन ये चूज़ करना चाहिए था कि मैं सोशल सेक्टर से क्या लिखूंगा। अब जो सामाजिक वंचनाएं हैं उसमें लिखो भाई समाज बात जातिगत भेदभाव होता है, ये सारी चीज़, आर्थिक में आर्थिक स्तर पर इनके साथ भेदभाव होता है। तो ऐसे जो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जामिनर के लिए जितना आप हेल्प करोगे कि आप उनको पहले से है ना, जैसे मैंने देखा है, कभी देखना टॉपर्स की कॉपी आप ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे मान के चलो मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसमें मैं पहले से भाई दिखा रहा हूँ, देखो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, जब ऐसे लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको पॉइंट नहीं पड़ेगा, आपको ये समझ जाएगा भाई ये लिखा है आपने, मतलब आपकी डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है आपकी। अब इससे क्या होता है ना, अपन जैसे आपने ये पॉइंट लिखे, परंतु इसी पॉइंटों को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना है इसी पॉइंटों को, तो इतना फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वालों में और हिंदी मीडियम यही दिक्कत है। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं, जैसे निर्धारक तत्व, तो भाई जैसे भौगोलिक, तो उसमें क्या होगा, ज्योग्राफिकल ट्रेंड, ऊंचावच यहाँ पे जंगल है, ये हो गया, बस खत्म बात, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में फिर ये सारी चीज़ें आ जाएगी, भू संबंध, भूमि सुधार नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हुआ, बस इतना लिखो, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर मतलब भूमि सुधार का प्रभावी क्रियान्वयन, लैंड साइज का सीलिंग करने वाला जो ये है ना, ये आपने लिखा ना, ये इसको अलग, अब इतना नहीं है उतना, सीलिंग होता है उसमें भाई मैक्सिमम कितना लोग कितना रख सकते हैं, तो उसका असामान्य है, लागू नहीं किया गया उसको, तो ऐसे करके आप थोड़ा इसको उस तरीके से थोड़ा डिवाइड कीजिए। जल जंगल जमीन, ये आपको डायग्राम स्टार्टिंग में यहीं बनाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप यहीं बना दो इसको तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति,
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संचालय गठन है पूरे क्षेत्र से संबंधित सभी नीतियाँ कानून आदि नोडल एजेंसी। अब देखो इतना बड़ा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। और ये पॉइंट है ना थोड़ा, देखो एक और चीज़ याद रखना, मतलब कोई बात है अभी नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे मेरा मानना कि इस लेवल पे पहुंचना चाहिए। आपको हायरार्की ऑर्डर आना चाहिए कि आप सबसे मेन पॉइंट किसको लिखोगे, सबसे कम रिलेवेंट पॉइंट बाद में। तो जैसे ये है ना, ये आखिरी का पॉइंट है जिसमें एक ही पॉइंट पे सब आप लिख सकते हो। पर ये भी याद रखना, ये ऐसे में खास तौर से ऐसे में और आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हायरार्की ऑर्डर जरूर मेंटेन करना है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आए और जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आखिरी में आए। ये चीज़ हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग में। आधारभूत संरचना के विकास पर जोर, इसे तो विदेशी ऋण नीति निवेशों को बढ़ावा दिया गया। नो, अब आप लिखिए डायरेक्ट सरकार के जो प्रोग्राम है आधारभूत, देखो ऐसे लिखा है आधारभूत संरचना का विकास, तो फिर सरकारी प्रोग्राम लिखिए, ये मत लिखो, इससे नंबर नहीं मिलेगा कभी भी, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना चल गई, ठीक है, विद्युतीकरण चल रहा है, विद्युतीकरण कौन सा वो चल रहा है ना, दीनदयाल उपाध्याय, तो समझे हो ना। इस टाइप से आपको डायरेक्ट स्कीम का नाम लिखना, तो उससे नंबर मिलेंगे ना कि ऐसे नहीं। एक्टिविस्ट पॉलिसी अपनाकर आसियान देशों से संबंध अच्छे किए गए हैं, मेकोंग गंगा परियोजना। अब देखो गलती, अब ये चीज़ है ना, अब ये चीज़ें ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। तुम्हें पता पूर्वी भाग का मतलब क्या हुआ, वो जो आप बोल रहे हो नॉर्थ ईस्ट के लिए है। अरे पूर्वी भाग है ना, ये है आपका बंगाल मान के चल लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, ये बहुत अंतर आ जाता है। पूर्वी भाग और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भाग में दोनों में अंतर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट वैलिड नहीं है। ये वाला, ये जो परियोजना है ना मेकोंग गंगा परियोजना, ये है नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। और एक चीज़ याद रखना कि नक्सलिज्म जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, मतलब वहाँ अलग चीज़ है, वहाँ नक्सलवाद नहीं है, वहाँ अलग चीज़ है। वहाँ जातिगत जो है, ये जातिगत नहीं, नरजातीयवाद वहाँ पे ज़्यादा हावी है, नरजातीयवाद, उसके कारण वहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। ये चीज़ याद रखना, वहाँ अलग चीज़ है। अरे जो मेकोंग गंगा परियोजना है ना नॉर्थ ईस्ट के लिए है ना, क्या क्वेश्चन की डिमांड ये है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, पड़ोसी के साथ कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है, बांग्लादेश के साथ मैत्री। नो 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 नो, ये कहीं लिंक नहीं करता है, ये पॉइंट है ही नहीं आपका। शिक्षा बल्लभ आधुनिकरण आपस पर लागू करना, ये फिर देखो ये गलत पॉइंट। आपस पर क्या, अच्छा मुझे बताइए भाई, आपस पर कानून कहाँ पे लगाया? हिमांशु कहाँ, कौन सी कोचिंग के आंसर से लिखे हो ये? हिमांशु कहाँ भाग गए? सर ये मैंने लगता है मैंने पूरे बाकी जगह ना नॉर्थ ईस्ट समझ लिया। ये गलती है ना ये गलती है ना, मेरा सारा क्वेश्चन वैसे ही चला गया सर। ये गलती हो गया, ये कनेक्टिविटी हो गया आगे। ना सर ये पूरा कार्यक्रम ही गलत चला गया। मैंने सर पूर्वी बांटा में, अरे तुम्हें नहीं गारंटी बता रहा हूँ, कोचिंग वाले भी गलत समझ के रखते हैं भाई, यही तो गलती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पूर्वी भाग ही अपना आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल का ये मान सकते हो, ठीक है। ये चीज यार, ये पूर्व में आता है, ठीक, वो नॉर्थ ईस्ट है, ये याद रखना वो चीज। नागरिक जागरूकता लाना, सरकार कार्यक्रम पारदर्शिता। अब मैं फिर देखो ये कम रिलेवेंट पॉइंट है, इनको आखिरी में, ठीक है। समाधान रणनीति सीमा, सर जैसे वो इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं, मैंने उनकी कॉपी देखी थी, वो तो बहुत छोटा लिखते हैं। अब वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता दीजिए, अभी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, इतना टाइम मिलता ही नहीं है। वो लिखते ही नहीं सर, हाँ वो तो सर बहुत छोटा लिखते हैं, तो मेरे को लगा सर वो कैसे अपने, नहीं वो मैं बताऊँ कब आएगा ये दिक्कत, बताऊँ क्या, हिंदी मीडियम के साथ अपना क्या बचपन से एक तो अपन क्या ना एक्सप्लेन फॉर्मेट में पढ़ते हैं, किताबें भी अपने देखोगे उस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते भी अपने उसी फॉर्मेट में है। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें कब आएगी, जब आप जैसे ये वाला देखो, ये वाला चीज़ है ना सरकारी कार्यक्रम, जैसे आपने ये बस ये लिख लिया। अब वैसे आपके जैसे मान के चलो कि भाई पीडीएस रिफॉर्म, इसी में आगे जैसे मान के चलो और जो पीडीएस रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, बस इतना लिखो, वो समझ जाता है एग्जाम में। पर एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, बस यहाँ पे कोई मान के चलो लैंड रिफॉर्म जैसे भूदान आंदोलन है, बस इतना, बस खत्म बात। अब ये मत लिखो कि भूमि सुधारों के लिए जो है भूदान आंदोलन चलाया गया या वो उसकी असफलताएं रही, सफलताएं रही, ऐसा हिंदी मीडियम में ना ये दिक्कत है, उससे एक्सप्लेन करते हैं। अरे एग्जामिनर को भाई उससे मतलब नहीं होता है, एग्जामिनर को बस ये मिल गया ना, हाँ लैंड रिफॉर्म की कमी है, उसके लिए भूदान जैसे आंदोलन चलाए गए थे ऐसे और आंदोलन चलाए जाने से, खत्म बात, वो समझ जाता है। अपने हिंदी मीडियम में दिक्कत क्या है, अपन विस्तार से लिखते हैं।
ठीक है सर, अब इनको अगले जीएस में ध्यान रखूंगा इनका। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुवाद के विरुद्ध लड़ाई का मतलब गुरुवादी को मानना नहीं है, बल्कि दिल में विश्वास जीतना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनः भरोसा जगाना। ठीक है, थोड़ा और निष्कर्ष में मैच्योरिटी चाहिए। आगे देखो, स्पष्ट करे कि सर ये जो निष्कर्ष को लेके और इंट्रोडक्शन को लेके है कि मैंने सर अब इंग्लिश मीडियम इसमें भी सर वो तो 2-3 लाइन ही लिखते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ सर ये वही मतलब वो आपको पहुंचना भी वो तो बिल्कुल ही 2-3 लाइन ही वो आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। वो धीरे धीरे आता है, मैच्योरिटी की बात है, वो आ जाएगा, पर धीरे धीरे टाइम लगता है, आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना, आएगा परंतु टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा धीरे धीरे। बस एक चीज़, हमेशा एक चीज़ याद रखो, देखो कभी भी इवोल्यूशन प्रोसेस होती है, मतलब आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन महान बन जाओगे, धीरे 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 आगे बढ़ता है बस। और वो तभी आएगा ना जब आप रेगुलर आंसर लिखोगे। अब जो लिखेगा ही नहीं उसको क्या ही सुधार होगा। और ये चीज़ याद रखना कि मेरे से चेक करवाते रहना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, मेरे से अगर तुमने जिस दिन अच्छे नंबर पा लिए, मेरे से आंसर राइटिंग तुम्हें यूपीएससी नहीं रोक सकती, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जो मेरे से नंबर पा लिए आंसर लिख के, ये मैं काम, बस वही है कि मैं जो बताते जा रहा हूँ उन पर चीज़ों पर ध्यान देते रहो और उसको अप्लाई करो अपने आंसर लिखने में। स्पष्ट करें कि नार्को आतंकवाद किस प्रकार देश भर में एक गंभीर खतरा बनकर हुआ। अब देखो पहला क्वेश्चन का डिमांड ये है, नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय भी सुझाइए। दूसरा ये, नार्को आतंकवाद नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार तथा आतंकी संगठनों का धन आवंटन के मध्य एक नया खतरा बनकर सामने आया है। यह न केवल सामाजिक आर्थिक सूचना खतरा प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संप्रभुता को चुनौती भी देता है। ठीक है, अब जैसे है ना, जैसे मैं भी, ये 2024 का यही क्वेश्चन है। अब देखो मैंने कैसे क्या लिखा था इस क्वेश्चन में। अब मैं उस टाइम उड़ता पंजाब मूवी देखा था, मतलब मेरा मानना देखना चाहिए। अभी जो रिलेवेंट, जो भी प्रेजेंट वाले टाइम में मूवी आ रही है, अगर वो किसी इशू को उठाती है, वेब सीरीज है, जो भी है, देखना चाहिए, मेरा मानना है। तो मुझे याद था उड़ता पंजाब मैंने मूवी, उनका जिक्र इसमें कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। यस, मैंने किया है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अरे मैं किया हूँ, फर्क पड़ता है। वेब सीरीज तो ऐसे मैं भी देखता हूँ। करो, जरूर करो। अब यही तो खासियत है ना भाई, एग्जामिनर को यूनिकनेस तो लगनी चाहिए ना। सब लोग देखो डेफिनेशन सब ये सब लिखते हैं, तो मैंने लिखा भाई नार्को ऐसा लगता था, ऐसा लगता है कि तो बड़ा वो हो गया, अलग से ही होता सर ये कोई तो होगा ही ना, तो अच्छी बात है ना। एग्जामिनर को यार उसको खुद को, जैसे उड़ान परियोजना का ना क्वेश्चन आया था, तुम्हें पता है, उसी टाइम में ना अक्षय कुमार की मूवी आई थी सफारी, और वो उसी पे ही आधारित थी। जी सर, वो 1 रुपए में, वो 2 रुपए में, तो वो वही मूवी, और उसी मूवी के कारण वो क्वेश्चन पूछा गया, सोचो, उसी मूवी के कारण। तो ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे सर इंट्रोडक्शन में अगर अपने इसका जिक्र कर देते हैं कोई वेब सीरीज का या मूवी का, तो ऐसे कोई इशू तो नहीं है मतलब? नो, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है सर, अगली क्लास ये चीज याद रखना। देखो यही चीज़ है ना, जैसे मेरी आंसर राइटिंग में कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा, आप अप्लाई करो, वो दिखेगी नहीं, वो किसी कहीं नहीं दिखे। जैसे मैं ना संस्कृत के श्लोक भी यूज़ कर लेता हूँ। अब वो अपन, हाँ ये भी है ना कि रिलेवेंट भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पर मैं करता हूँ, जैसे संस्कृत के श्लोक यूज़ करता हूँ मैं, अगर जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ कि इसमें ऐसा जहाँ डाल सकता हूँ तो वहाँ डाल सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ याद रखना। अब जहाँ पे यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे लिख देते जैसे उड़ता पंजाब, बस उड़ता पंजाब मूवी में दिखाया गया है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। देश सबसे घातक हथियार है हमारे दुश्मन के हाथों में, विरोधी नार्कोटिक्स कंट्रोल। ठीक, अब देखो इसमें आपको बनाना चाहिए था गोल्डन ट्रायंगल वाला, बनाओ, वो बनाना ही चाहिए था। ये वो मैप बनता है यहाँ पे, ये है गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक, यहाँ पे इंडिया की स्थिति है, ये मैं बना के आया था मैप में। देखो मतलब सोचो, मुझे धर्मेंद्र जाखड़ से ज़्यादा नंबर मिला, समझो, चाहे मेरे 2-3 नंबर ही ज़्यादा समझो, क्योंकि मुझे इतना गारंटी में बता रहा, धर्मेंद्र जाखड़ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे, पर कुछ तो मेरे साथ यूनिकनेस है ना। GS3 में नंबर समझो कोई चीज़। अब मैंने ये भाई डायग्राम बनाए हैं मैंने, फिर मैंने ये गोल्डन ट्रायंगल वाला, इसमें आता है अफगानिस्तान, आता है आपका ईरान, आता है जितने मुस्लिम कंट्रीज है ना वहाँ पे वो आती है।
अब ये ज़रूर बनना चाहिए था इसमें, इसके बिना आगे बढ़ना नहीं। ये दोनों चीज़ बहुत रिलेवेंट हो जाती है आपके, इसी से नंबर मिल जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। उत्पन्न खतरे के कारण भौगोलिक हमारा देश गोल्डन ड्रैगन व गोल्डन, ये आप देखो, ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट लिखा तो जस्ट छोटा सा यहाँ पे बना भी सकते थे। प्रशासनिक विफलता, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, घुसखोरी के कारण आपराधिक मनोबल में बढ़ोतरी, पंजाब पुलिस पर यह आरोप सर्वाधिक है। संगठित अपराध, भारत में संगठित अपराध बढ़ता जा रहा है, देश विरोधी तत्वों से मिलकर भारतीय युवाओं नशों को लत लगा रहा है। कमजोर कानून न्याय कानून रूप से भी इसके प्रति उसका ज़्यादा ध्यान पिछले समय नहीं दिया गया था। न्यायिक व्यवस्था में कमियां भी है। सामाजिक स्वीकृति, सोशल मीडिया वैसे सिनेमा के प्रभाव से नशीले पदार्थ सेवन को सामान्य बनाकर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली क्षेत्र है। अरे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गोवा भाई गोवा तो हब है इस चीज़ के लिए। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैं अभी नहीं अपेक्षा करता कि अभी आपको आएगी, परंतु GS 1 से लेके GS 4 का नॉलेज जिस दिन आप आंसर राइटिंग करने सीख गए, अब जैसे मैं इसमें थोड़ा एथिक्स वाला एंगल भी आएगा। लोगों का ना अभिव्यक्ति में चेंजेस आता है। अब जैसे क्या होता है सिनेमा में जो दिखाया जाता है, ठीक है, मूवीज में जो दिखाया जा रहा है, लोग ना ब्लाइंडली फॉलोअर होते हैं, तो उनको जैसे लगता है, जैसे उड़ता पंजाब मूवी में देखोगे ना तो उसमें यही सिंबल है, उसमें भी यही दिखाया गया है उसी टाइप से, कि लोग मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये फैशन बन जाता है, तो जब जिस दिन है ना ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए, फैशन ये ड्रग्स लेने का फैशन बन जाए, तो फिर बहुत दिक्कत क्रिएट करता। तो ये पॉइंट ये आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि ये एक मनोवर्ती जो है वो भी समस्या है, मनोवर्ती अभिव्यक्ति की समस्या है ये, क्योंकि लोग है ना मतलब सोसाइटी में ये चीज़ हकीकत है। जैसे सोचो ना पैट्रियार्की लोग क्यों फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि पैट्रियार्की परिवार में हो रही है, तो वहाँ के जो मान के जो बच्चे हैं वो चीज़ उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसी मेंटेलिटी को प्रमोट करते हैं, उनका एटीट्यूड भी वैसे बन जाता है। तो वैसे जो ड्रग्स है ना, ये नार्को टेररिज्म ऐसे ही बढ़ता है। जैसे मूवी में, जैसे कौन सी मूवी थी, उड़ता पंजाब तो है, इसके अलावा भी है जिसमें मतलब ड्रग्स को ऐसे दिखाया जाता है। मतलब मैं कहने का मतलब है कि ये चीज़ याद रखना कि मतलब ये आप इथिक्स का नॉलेज भी इसमें यूज कीजिए। खतरे से निपटने हेतु उपाय, अब देखो आप देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस नहीं करोगे ना, तो सॉल्यूशन कैसे लाओगे। दिक्कत यही प्रशासन में भी है। वो प्रॉब्लम को मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो ड्रग्स है, अब वो ड्रग्स को यहीं पे सीमित रखते हैं कि भाई जो ड्रग्स सप्लायर है उनको पकड़ लो, ठीक है, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, और जो लोग मान के चलो ड्रग्स खरीदने जा रहे हैं उनको तोड़ो। पर ये कभी काम नहीं करते हैं कि भाई उनके ऐसी क्या होता है ना, लोग मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं, या मान के चलो जो यंग जनरेशन कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो उन कारणों पे कभी कोई सरकार काम नहीं करती है, इसी कारण से वो समस्या हमेशा बनी रहती है इसी हमेशा याद रखना। क्योंकि जब तक आप उनकी एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे इस चीज़ के प्रति, समाज का दृष्टिकोण चेंज नहीं करोगे, तब तक कभी कोई चीज़ में बदलाव नहीं आएगा। तो अब देखो ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग के आंसर की नहीं मिलेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें आएगी जब आप GS 1 से लेकर GS 4 का नॉलेज को पढ़ते हो, उसको एक्यूमुलेट करते हो और उसको सीखते हो और उसको अप्लाई करते हो। और मैं फिर गारंटी बता रहा हूँ, यहीं अगर आप 5 पॉइंट इसमें ये लिखते हैं ना कि अभिव्यक्ति परिवर्तन करना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको 1 नंबर बढ़ जाएगा। ये चीज़ यार एक पॉइंट देखते ही, क्योंकि ये कोई सोच ही नहीं सकता भाई लिखने वाला आंसर राइटिंग, सब रटे रटाई आंसर लिखते हैं भाई। यूनिकनेस जब तक आपके आंसर में नहीं दिखेगी भाई, आपके आंसर लगने चाहिए कि भाई लीक से हटके है। अब लीक से हटके कब आएगा, जब आप नॉलेज को अप्लाई करना सीखोगे। आप भाई एथिक्स पढ़ रहे हो तो उसको यूज कीजिए, यहाँ पे भी कीजिए। जैसे मैं देखो 2-3 पॉइंट ऐसे मेरा मानना है कि वो यूज करने चाहिए, चाहे ऐसे में हो। जैसे सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि एटीट्यूड चेंज करने वाले, जैसे ये नार्को टेररिज्म है, मान के चलो, इसके लिए समाज में पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अगर तैयार करना है, इसके खिलाफ माने चले तो नुक्कड़ नाटक होते हैं, ठीक है, या शॉर्ट फिल्म्स हो गई, ठीक है। जैसे अभी है ना पंचायत वेब सीरीज़ थे ना, अब एक पंचायत वेब सीरीज, उसका कोई वो सब पैसे कमाने के लिए जो भी है उनका एक अलग पर्पज़ है, पर जैसे पंचायती राज मिनिस्ट्री है ना आजकल उनका यूज करती है। जैसे मान के चलो साइबर फ्रॉड है, क्योंकि वो कैरेक्टर इतने फेमस हो गए ना, जैसे विनोद हो गया, या मान के चलो सचिव है, या जो उसमें वो नेता भी होता ना उसका, तो आजकल पंचायती राज। सर जी सर, वो ऐड देखे हैं हाँ, मैंने, तो समझ में आया। अब देखो ये है सोशल एटीट्यूड का यूज करना। अब ये एग्जाम्पल लिखने चाहिए भाई, अब ये एग्जाम्पल कहीं कोई नहीं लिखेगा भाई, पर ये लिखना चाहिए, क्योंकि देखो वो लोग भी डर लगता सर, ये कभी आज तक लिखा नहीं ना ऐसा, तो इसलिए अलग सा लगता था लिखने में।
अरे वो भाई कभी ये, देखा भी नहीं मॉडल आंसर, तो ऐसा होता नहीं ना, इसलिए सर। अरे मॉडल आंसर के पीछे मत जाओ भाई। नहीं सर, उसके पीछे तो नहीं जा रहा, लेकिन उनमें भी या तो टॉपर्स की कॉपी में अरे भी तो कभी ऐसा भाई दिखा यही तो नहीं। बात है ना, कहीं मिलेगा आपको, यूनिकनेस तो लानी पड़ेगी ना। देखो सब, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे खुद को पता है, अगर मैं आज से 2-3 साल पहले मेंस लिखता, यही मेंस 2024 में जो मैंने लिखा है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं सही बता रहा हूँ, इतना ही लिखने से मैंने अपना नहीं हुआ। कारण कंपटीशन बढ़ रहा है, ये चीज़ समझिए। पहले जो एक भी क्वेश्चन जी छोड़ के सर। नहीं आता था, इंटरव्यू कॉल आ जाता था, मेरा नहीं आया। समझो इसका कारण है कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो भाई सब पॉइंट लिख के आएंगे, तो आपका एग्जामिनर को ऐसा पॉइंट तो लगना चाहिए ना जिसमें हो। पर हाँ, ऐसा भी नहीं कुछ भी लिख, पर मैं बता रहा हूँ उस लेवल की जब आप अप्लाइड नॉलेज यूज़ करोगे तो क्यों नहीं होगा। तो वो लिखना पड़ेगा आपको उस लेवल पे जाकर। सीमा प्रबंधन बेहतर करके, एग्जाम्पल स्मार्ट फेसिंग सिस्टम, प्रशासन में नीति तत्वों को बढ़ाकर। अब देखो ये यहाँ पे भी तो डाला ना आपने, तो वैसा ही वो चीज़ वो भी डालना चाहिए कि सोशल एटीट्यूड चेंज किया जाए इसके प्रति। सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों द्वारा इसके विचार कर सके। अब देखो ये अब ये तो यही जो पॉइंट है ना, वही पॉइंट आ गया है। सोशल एटीट्यूड चेंज कर सकते हो आप इनके द्वारा, आखिर के उसका पर्पज़ यही हुआ ना। जीरो टॉलरेंस नीति जी अपनाकर, सर। इसमें और पॉइंट आएंगे। ये चीज़ याद रखना, जब भी आप सॉल्यूशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिया करो। ऐसा नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आपका एटीट्यूड ऐसे शो होगा एग्जामिनर को कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, बस सॉल्यूशन नहीं है। नार्को आतंकवाद आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे देश की भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये क्षेत्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल की भी आवश्यकता है। अरे मैं कितने बोलो उपाय है, इनको डायमेंशन में तोड़ो। पुलिस लेवल पे क्या किया जा सकता है, राज्य लेवल पे क्या, व्यक्तिगत स्तर पे क्या किया जा, ऐसे करो तब आएंगे नंबर। चीज़ें यही लिखनी है, परंतु इनको डिवाइड करना सीखो। थोड़ा अप्रोच। भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है के रूप में उभर रही है। और फिर उदाहरण देते हुए एग्जाम्पल देने हैं आपको। इस प्रकार की हिंसा के कारण भी बताने हैं। देखो एक डिमांड यहाँ पे, दूसरी डिमांड यहाँ पे, परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तीसरी डिमांड, अरे परिणाम है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। चलो, भीड़ हिंसा में जन लोगों का समूह द्वारा संवैधानिक मूल्य तथा व्यक्तिगत सहमति को ध्यान में न रखकर हिंसा द्वारा न्याय दिया जाए। यह एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आर्थिक संयोजन है। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है। भीड़ हिंसा जो सबसे मेन में जो मैं मानता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं होना। भीड़ हिंसा इसको बोलते हैं क्विक जस्टिस। उनको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति है, जिस मान के उसको रेपिस्ट पकड़ा गया, ठीक है, उनको लगता है कि कानूनी जो है प्रोसेस उसमें जाएगा, बहुत टाइम लगेगा और इसको सज़ा भी नहीं मिलेगी, छूट जाएगा पॉलिटिकल। तो ये है कि जस्टिस जो सिस्टम है या जो अपना प्रशासनिक जो सिस्टम है उस पर बिलीव ही नहीं है जनता का, इसलिए लोग करते हैं ये चीज़। पहला बात। दूसरी बात, दिक्कत क्या है ना, सोसाइटी में लोग ना फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं, उनको बहाना चाहिए अपना गुस्सा कहीं निकालने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अरे बहुत कारण होते हैं, भीड़ हिंसा के एक कारण नहीं है, मतलब ये भी कारण तो है ही, क्यों जस्टिस चाहिए। दूसरी बात, लोग क्या ना बस वो होता है ना कि अरे ऐसी कहावत है। अब जैसे मैं फिर बताऊँ, जैसे मुझे ये कहावत मैं लिखूंगा भाई एग्जाम में, क्या बोलते, बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक है, ये तो एक कहावत है ना। अरे एक और कहावत है ऐसा ही कुछ, जिसमें से मतलब भाई सब मार रहे, तुम भी मार लो, एक दो हाथ साफ कर लो। तो ये मेंटेलिटी शो करते हैं, मतलब ये सोसाइटी की मेंटेलिटी है। भाई उस एग्जाम जब आप लिखोगे ना चीज़ों, वो एग्जामिनर को भी पता है, क्योंकि भाई भारतीय सामाजिक परिवेश में तो पैदा हुआ होगा। ऐसा था नहीं कोई इंग्लैंड से कॉपी चेक करने आएगा वो, मतलब समझ रहे हो ना बात, वो समझ बात, वो भी अपने जैसे। तो अब जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला, तुम भी जान गए ना, तो ये सब लोग जानते हैं, तो इतना मत घबराया करो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। लोगों की आवाज़ हमेशा कारण की आवाज़ नहीं होती है, भीड़ हिंसा के कारण। अब देखो यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, ये गलती, पहले एग्जाम्पल दो। और मैं हमेशा याद रखना, क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा करो। इसको बोलते हैं कि फॉलो द प्रोसीजर। अब जैसे मैं ऐसा मैं बता रहा हूँ एक चीज़, जब आप इस तरीके से करते हो ना, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल नहीं लिखा, आप कारण डायरेक्ट कारण पे आ गए, पहले बात तो ये गलती हो सकती है, आपने क्वेश्चन को नहीं समझा, तो एग्जामिनर आपके बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू निकालेगा, भाई ये जो है इसकी जो रीडिंग स्किल वो अच्छी नहीं है, रीड करके अच्छी चीज़ें समझ पाना नहीं समझ पा रहा, वो अपने
दूसरा इसका एक और ये माना जाता है कि ये जो आगे जाके प्रशासन में जाएगा ना, तो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, जो इसका मन होगा वो करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल आएगा, इसमें आप राजस्थान की भीड़ हिंसा का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बेंगलोर में भी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भीड़ हिंसा के कारण क्या अफवाह, ये इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया तथा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर गलत। अब देखो यहाँ याद रखना, अफवाह, सोशल मीडिया, बस इतना लिखो, इतना ज़रूरत नहीं है बड़ा लिखने की। एग्जाम्पल 2018 में इसके मुख्य कारण व्हाट्सएप पर बच्चों के अपहरण की गलत सूचना। हाँ, यहाँ लिखो बेंगलोर का जो मामला हुआ था ना, उसमें यही मामला था, बेंगलोर की केस स्टडी है। सांप्रदायिक तनाव, भारतीय समाज में हाल के वर्षों में सांप्रदायिक सहिष्णुता में भारी गिरावट देखी गई है। अलवर राजस्थान में, हाँ देखो मैं बोला था ना, अलवर राजस्थान में हुआ। और इसमें एक एग्जाम्पल दो, सांप्रदायिक तनाव ने लव जिहादवाद, ये चीज़ याद रखें, ये था वो मामला, ठीक। न्यायिक विफलता, हमारे देश में न्याय मिलने वाली देरी तथा उसका खर्चीलापन इसके कारण है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो कि फास्ट जस्टिस की डिमांड के कारण ये लोग करते हैं ऐसा। प्रशासनिक कमजोरी, पुलिस द्वारा यथाकथा समय पर रिश्वत लेकर अपराधी छोड़ देने की घटनाओं सामने आना, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र तेज रफ्तार गाड़ी द्वारा 2 महिलाओं को मरते होने पर तलाक को सिर्फ निबंध लिखवा कर छोड़ देना। एक और मैं बताता हूँ इसमें है ना क्या है, देखता हूँ तुमने वो पॉइंट लिखा है नहीं लिखा आगे जाके। अंधविश्वास, समाज में धर्म की जड़ी गहरी होने से जुड़ी गलत परंपराओं कहानियों के कारण लोगों द्वारा हिंसा, डाइन महिला को मारकर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंसा। हाँ नहीं लिखा तुमने पॉइंट, मैं बताता हूँ ध्यान से समझना। एक क्या होता है, हाँ भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए भी है ना, भीड़ फायदा उठाती है इस चीज़ का। भीड़ का कोई चेहरा होता है क्या? बस लोग इसी का फायदा उठाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। भीड़ का कोई चेहरा होता ही नहीं है। अब जब चेहरा होता नहीं तो किसके खिलाफ कंप्लेन होगी, खुद सोचो आप। और आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई इस व्यक्ति की चोट से वो मरा है, सबने लात घुसे मारे हैं। तो ये इस लूप फॉल्स का जो ये भीड़ है अच्छा खासा यूज करते हैं इसका, तो ये चीज़ याद रखना। परिणाम क्या होता है, परिणाम देखो, जान माल की हानि होती है, सामाजिक विघटन होता है, यहाँ लिखिए सांप्रदायिक दंगे होते हैं, लव जिहादवाद, ये सारी चीज़ें होती हैं, कानून व्यवस्था का विघटन होता है, कानून पर भरोसा, लॉ एंड ऑर्डर पर जो है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, मतलब बोलते हैं ना जैसे क्या वर्ड है उसका, चरमरा जाती है जब ऐसी घटनाएं होती है ना। और दूसरी बात, लोगों का विश्वास कम होता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, आतंकवाद उग्रवादी गतिविधि में बढ़ोतरी, वैज्ञानिक प्रगति विकास में बाधा होती है। उपाय क्या है, प्रशासन में नीति संहिता, आचार संहिता को कठोरता से लागू करवाना, भीड़ हिंसा के रोकथाम हेतु कानून निर्माण, राजस्थान, मणिपुर, पश्चिम बंगाल में कानून बने हैं, अच्छा है। फास्ट ट्रैक और न्यायालय की स्थापना करना, जनता वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना, समान जाति व धार्मिक प्रभुत्व कमी लाना, घृणा भाषणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें वही सोशल एटीट्यूड वाली बात आएगी कि हम बच्चे में पहले से ये चीज़ें डाल के रखें, ताकि सांप्रदायिकता, लव जिहादवाद, इनके आधार पर जो चीज़ें, या जातिवाद के आधार पर, या डाइन प्रथा है, ये जो अभिव्यक्ति, ये जो नेगेटिव नकारात्मक अभिव्यक्ति बनी है, उसको सकारात्मक अभिव्यक्ति में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके समस्या रुकेगी। ये हमारे सामाजिक लोकतांत्रिक मूल्य में गिरावट का प्रदर्शन है। भारत जो पूरे विश्व में अपने लोकतांत्रिक मूल्य, न्याय, गरिमा, मानव अधिकारों हेतु प्रसिद्ध है। भारत जल्दी इसके प्रति कदम उठाने, कठोर भूमिका में कदम उठाने चाहिए। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में दिल और दिमाग की जीत, जनसंख्या का विश्वास बहाल करने में एक आवश्यक कदम है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर संघर्ष समाधान के भाग के रूप में इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए कदमों पर चर्चा की। अब आपको ऐसे कदम उठाने जहाँ पे दिल और दिमाग जीता गया हो, याद रखना है। जम्मू और कश्मीर आज़ादी के समय से ही आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में से एक स्थानीय लोगों को भारत सरकार पर अविश्वास है, जो इसके समाधान में सबसे बड़ी बाधा है। इस रणनीति मुख्य उद्देश्य समुदाय के केंद्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से विश्वास बहाल और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नींव रखना है। राजनीति, आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को भारत से पूर्णतः एकीकृत करना, चुनाव और लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करना, आर्थिक इसके लिए विशेष योजनाओं तथा पैकेज की घोषणाएं, अन्य भारतीयों को जमीन लेने की अनुमति देना, प्रधानमंत्री विकास पैकेज, सांस्कृतिक, जम्मू कश्मीर के स्थानीय त्योहारों, उसके सांस्कृतिक विरासत को पुनः जीवित करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना, शिक्षा, रोजगार, शिक्षण संस्थाओं में विशेष आरक्षण देना, रोजगार हेतु नए कार्यक्रम संचालित, हिमायत, उड़ान योजना,
ई गवर्नेंस सरकारी सेवा को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर प्रशासन में पारदर्शिता लाना, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, खेलों का आयोजन, फिल्मी निर्माण, पुनः देशी विरोधी विचारधारा को प्रकाश से विरोध, जम्मू कश्मीर बात अखंड भागत है, ताज़ा इसमें शांति स्थापना वही नहीं। देखो मैं कितनी मैं बोला हूँ, देखो पहले तो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र, दिल और दिमाग की जीत, जनसंख्या में विश्वास बहाल करने में एक आवश्यक कदम है। ये खुद ही बोल रहा है कि भाई जब तक आप उनका दिल नहीं जीतोगे, उनका दिमाग नहीं जीतोगे, तब तक वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें भाई जम्मू कश्मीर संघर्ष समाधान के भाग के रूप में इस संबंध को, मतलब ये संबंध जो है दिल और दिमाग का, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो कुछ चीज़ें आप ना फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हो इसमें। इसे एक चीज़ ध्यान समझना, पहली बात आती है दिल और दिमाग की जीतने की बात है ना, दिल को कैसे जीतोगे आप, तो इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जमहूरियत। एक चीज़ याद रखना, जमहूरियत कॉन्सेप्ट है। तो जमहूरियत में ऐसा बोला जाता है कि मतलब ऐसा नहीं कि बाहरी प्रशासन का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा वहाँ पे, नहीं, वहीं के लोगों का होगा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। तो जमहूरियत का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोगों के द्वारा शासन चलाना। और दूसरी बात, देखो क्या होता है कि किसी भी इंसान को जब आप अलगाव कर देते हो, आप उन पे ही आरोपण करते हो कि भाई ये सारे दोषों का कारण यही है, तो जब तक वे अलगाव की भावना बनी रहेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो जमहूरियत को बढ़ावा देना कि वहाँ की जो लोकल संस्कृति है, ठीक है, वहाँ के लोगों को प्रमोट करना। ऐसा नहीं कि सरकार यहाँ से अपने लोगों को बढ़ावा दे के यहाँ अपना जो बिजनेस, वहाँ के लोगों जो मान के चलो वहाँ बिजनेस में अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। ये चीज़ याद रखना। तो वही बात है, बस समझने की बात है कि किस चीज़ को कैसे करना, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको टूरिस्ट को बढ़ावा देना। जैसे आप इसमें टूरिस्ट वाला आपने नहीं लिखा, क्योंकि भाई वो फेमस किस चीज़ के लिए है, ये चीज़ याद रखना, फेमस किस चीज़ के लिए है। तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी कि वो भाई किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो जो वहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर को प्रमोट करना। फिर उनको लगेगा कि हाँ भाई सरकार हमारे बारे में सोच रही है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ एजुकेशन को बढ़ावा देना, एक चीज़ हमेशा याद रखना। और एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि देखो ये सारी चीज़ें आप सॉल्यूशन ये नहीं है भाई, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ जैसे मतलब जो कश्मीरियों की दिक्कत क्या है वहाँ पे। एक तो ना सबसे बड़ी दिक्कत है, इंडिया के पास हेवन है, वो उसे यूज़ कैसे, भाई उनके कल्चरली जब आप उनके प्रमोट करोगे, कल्चर उनके कल्चर वैल्यूज़ को आप रेस्पेक्ट करोगे, तब पर्यटन बढ़ता है। तो मतलब ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मतलब मेरा मानना है कि ट्यूशन की जो डिमांड होती है ना, दिल और दिमाग जितना, तो यहाँ पे दिल का मतलब क्या है, दिल का मतलब होता है भाई उनके लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए जो कार्य किया जा रहा है, सरकार हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तब जैसे होता है ना, एक होता है जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसे रोटी फेंक के कोई दे के जा रहा है, तो मुझे बताओ जो दे के जा रहा है उसके लिए कभी सम्मान होगा उसके लिए। दूसरी बात, आप बहुत कैपेबल इंसान हो, ठीक है, परंतु आपको ऐसा दिया जा रहा है कि आपको कोई दया धर्म की जा रही है, तो समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हैं। तो दिल और दिमाग जीतने में बहुत अंतर है। आपको लोगों को जब तक दिल और दिमाग नहीं जीतोगे तब तक कोई चीज़ें नहीं होंगी। 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरी अंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 फुट से लेकर 78 तक पूरा खिसका दिया गया था। बात समुद्री सुरक्षा चिंताओं का इसका क्या परिणाम। अब देखो इसमें तुमने मैप नहीं बनाया होगा, ये गलती है सबसे बड़ी भाई। जब वो देखो ये चीज़ है, जब वो खुद ही मेंशन कर रहा है तो भाई आप ये बनाइए, जो खुद ही मेंशन कर रहा है कि भाई ये है देशांतरी अंकन, तो आप दिखाइए मैप बना के। ये सोमालिया ओमालिया वाला ये सब सारी चीज़ें आएगी, यहीं पे तो होता सारी ये डकैतियाँ जो समुद्री डकैतियाँ होती हैं, तो आप दिखाइए उसमें। सर इसमें वो अफ्रीका वाला, सोमालिया से लेके इंडिया वाला वो सारा बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, हल्का सा जो एशिया के बाउंड्री से आता है, हाँ वो बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर आप उसमें दिखाओगे जो ये सोमालिया है, इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक नहीं, अरे
उसको बोल चिकन लेग नहीं सर, ये वो अरे इसको कुछ बोलते थे नाम सर, भूल गया नाम मैं। है इसका, मतलब वहाँ 3 कंट्री है ना, उनको बोला इसी फेमस इसी चीज ऑर्डर के ऑफ लिए। अमेरिका। हाँ, नहीं नहीं सर, वो क्या बोलते हैं? मतलब है इनको जो बोलते हैं, मतलब अरे इसी कारण है ये फेमस इसी जी कारण सर, ही। ये तो ध्यान है मेरे को, ये हाँ, ये पूरा समुद्र डकैती का इलाका, ये 3 जो हाँ, ये उनकी इकोनॉमी देश तुम्हें है। पता है इसी आधार पे चल रही है वहाँ के लोग। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इसमें डॉक्यूमेंट्री देखने चाहिए, जितने बड़े बड़े इशू है ना। अरे बहुत डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप कभी जी देखिए। सर। डॉक्यूमेंट्री है, मैंने उसमें देखा, शायद इसका क्या नाम है, अरे जो अरे वीडियो बनाता है इंडिया का ये है, उसने जी भी बनाया है। जी सर, वो ब्लॉगर, वो सर वो कौन है, वो ट्रैवलर प्रभास नाम से, जो हरियाणा से है, वो गया बर्बाद था नहीं, सर अरे यहाँ ये पे एक भी बार। जो है जिसका सरकार को बीजेपी का एंटी रहता है, अरे जो फॉरेन में रह के वो भी वो हरियाणा का वीडियो ध्रुव बना राठी। रहा है, ध्रुव राठी। हाँ, हाँ ध्रुव राठी हाँ, सर। उसने भी बनाया इसी वीडियो, देखना उसका है वीडियो, मैंने उसी का देखा था। उसने जी बनाया सर। है, इस पे उसने बनाया है वीडियो। तो याद रखना इसमें मैप जरूर बनेगा, बिना मैप मत बढ़ना इसमें आगे। देखो कुछ क्वेश्चनों का सीधा दिख रहा है भाई, इसमें तो बनेगा ही। ठीक है, बात हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% हिस्सा पूरे व्यापारिक मूल्य का हिस्सा समुद्री परिवहन के द्वारा होता है। या देशांतर बदलाव ने हमें समुद्री खतरे के वाले भाग के अधिक करीब ला कर हमारे आर्थिक और निजी शक्ति को बहुत प्रभाव डाला है। भारतीय समुद्र सुरक्षा पर इसके परिणाम क्या होंगे? क्षेत्रीय सुरक्षा और जोखिम वाले क्षेत्रों की निकटता से अवैध व्यापार, मानव तस्करी, ड्रग्स की गतिविधियों में बढ़ोतरी, वाणिज्य के क्षेत्रों में डकैती घटनाओं के कारण हमारे जहाज़ों को वाणिज्यिक नुकसान तथा अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के आवागमन में कमी, समुद्री संसाधन, इस देशांतरीय बदलाव ने हमारा अन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री जोखिम को दूरियों में कमी, जो हमारी ऊर्जा व्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव डालती है। मछुआरों की समस्या, जोखिम क्षेत्र की निकटता से पश्चिमी तट के मछुआरों की मछली पकड़ने गतिविधियों में कमी आई है। लागत वृद्धि, जोखिम क्षेत्र के कारण बीमा प्रीमियम, सुरक्षा उपाय और मार्ग परिवर्तन से परिवहन लागतों में वृद्धि हुई है। कूटनीतिक समस्या, एक तरफ चीन की मोतियों की माला रणनीतिक सामना, तो साथ ही समुद्री जोखिम में वृद्धि से हम कूटनीतिक दबाव में वृद्धि हुई है। उपाय क्या है? समुद्री सेना का आधुनिकीकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, समुद्री आधारित हेतु नए अन्य रोजगार, निगरानी व्यवस्था की मजबूरी। इस बदलाव ने जहां हमारे लिए चुनौती उत्पन्न की, वहीं दूसरी तरफ नौसेना क्षमता वृद्धि, समुद्री सीमा प्रबंधन, समुद्री नीति निर्माण के नए अवसर भी दिए हैं। एक चीज याद रखना ना, जैसे अब क्या होता है, चिंताएं क्या, परिणाम क्या होंगे? परिणाम इससे है ना, भारत की जैसे जैसे पहले क्या बोला जाता था कि नेवल जो पावर कोई कंट्री है, याद रखना कि वही विश्व पे राज करती है, और आज भी ये बात है। अभी जैसे भारत ने है ना, मतलब वहाँ पे सोमालिया की ये जो है, इनसे बहुत सारे जहाज़ों को बचाया है, जैसे ब्रिटेन के जहाज़ को बचाया, मुझे याद है अभी पिछले रिसेंट, अभी इसी साल की भी बात है। तो इससे भारत की अब है ना, जो अब भारत की जो नौसेना है, उसका दबदबा तो हिंद महासागर में बढ़ ही रहा है। अब इससे क्या इससे मतलब फ़ायदा ये है कि आगे जाके भारत जो है कूटनीतिक संबंध बना सकता है इस चीज़ को लेकर, और ये होता है तो फ़ायदा भी है, ये चीज़ याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सर, ये जो पिछला क्वेश्चन था, इसमें सर ये पॉइंट छोटे कैसे लिखूं सर? जैसे कि जो पॉइंट, अब देश देखो बचे सुनो उसमें सुनो, सीधा लिख दूं? इसमें इतने ज़्यादा लिखने की है ही नहीं, मछुआरों की समस्या बस खत्म। ठीक है सर, असल जो मछुआरों की समय लागत में वृद्धि, तो सीधा लिख दूं कि बीमा प्रीमियम, सुरक्षा उपाय, बस? हाँ बस बस, इतना नहीं लिखना होता, ठीक है। वो चीज़ याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन नियम सभी देशों को अपनाने भूभाग के ऊपर के आकाशीय क्षेत्र पूर्ण और अन्य प्रभुत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं? पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है, ये चीज़ याद रखना। इस आकाशीय क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए नियमों के क्या निहितार्थ है? दूसरी डिमांड ये है। इस प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, तीसरी डिमांड ये है। और खतरा नियंत्रण करने के तरीके से जाते हैं। 4 डिमांड है अब इसमें। अब इसमें आप पॉइंट फॉर्मेट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, पेज ही नहीं बचेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, फ्लो चार्ट बना के। हवाई क्षेत्र वायुमंडल का त्रिआयामी भाग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र पर किसी देश के संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करते हैं। आकाशीय क्षेत्र के ऊपर आकाश हेतु कानूनी निवृत्ति, सुरक्षा, भू राजनीतिक और कठिन विनिमय की चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। हवाई क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, देश की संप्रभुता यात्री विमानों तथा सैन्य विमानों पर लागू होना। अरे नहीं, कानून डायरेक्ट लिखिए। पहली बात तो आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो मेरा मानना इंट्रोडक्शन क्षेत्र में वही लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, अब आप देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ना अगर आप ऐसे अलग अलग जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इसको डिफाइन कर देना चाहिए, खत्म। ठीक, उसके बाद में नियमों के क्या निहितार्थ है, फिर तो आप रूल्स लिखो भाई, कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं।
और उसके क्या निहितार्थ है, उसे क्यों क्यों उसको लागू किया गया है, क्या पर्पज़ है उनका। सामान्य सीमा मानी जाती है, विदेश किसी विमान में अनुमति प्रवेश नहीं, मिसाइल, ड्रोन, जासूसी एयरक्राफ्ट अगर हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इसे आक्रमण माना जाएगा। आकाशीय क्षेत्र पे, अरे नहीं, ये इसका निहितार्थ इसका ये है, देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो भारत का है, ये मान के चलो भारत कितना एरिया है, तो एक रेंज होती है ना, उस रेंज में नो फ्लाई जोन होता है। नो फ्लाई जोन इन द सेंस विदाउट भारतीय परमिशन। जैसे अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है भाई भारत का जो एरिया होता है, इसका एरिया, उसमें इंटर नहीं कर सकता विदाउट अनुमति। तो एक तो ये होता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि जैसे अगर इस यूज़ का होगा, अगर इसे कोई यूज़ कर रहा है कोई देश, तो ओनली नॉन मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, सैनिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जब युद्ध की स्थिति में होता है तब सबसे पहले बंद क्यों किया जाता है, इसीलिए तो बंद किया जाता है। नो फ्लाई जोन क्यों होता है, क्योंकि वो नागरिक के नाम पे मान के चलो कि हाँ भाई नागरिक उड़ान है, बम छोड़ सकते हैं ना। तो ये चीज़ यार उसका निहितार्थ ये है। देखो जैसे ये पॉइंट लिखा आपने, आक्रमण माना जाएगा। चुनौती है तो अंतरिक्ष क्षेत्र हेतु कानूनी अभाव है। हवाई क्षेत्र और बाह्य हवाई क्षेत्र अंतरिक्ष के मध्य कोई कानूनी अंतर न होना विवाद उत्पन्न करता है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका उठाता है, अमेरिका लो तोड़ता है इस मामले में। सुरक्षा समस्या, निकट अंतरिक्ष क्षेत्र को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, निगरानी, सैटेलाइट संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर से ले जाना, अंतरिक्ष मलबा, अनियमित उपग्रह परीक्षण, अंतरिक्ष मिशन से उत्पन्न मलबे के कारण नए अन्य उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष। अरे ये चीज, अरे है ना, तो वो पढ़ा है एक मैकमोन, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय का तुम्हें पता है एक अपर लिमिट भी होती है, 200 किलोमीटर को जो भी है, एक अपर लिमिट है। उसके बाद में इसके जो बाद ऊपर वो सबके लिए है, ठीक है, उसको बोलते भी हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसके ऊपर पे सबके लिए होती है, उसमें फिर कोई किसी कंट्री का नहीं होता। पर हाँ, एक रेंज तक कंट्री की जो लैंड होता है उससे एक कुछ किलोमीटर तक उसका होता है प्रभुत्व। तो उसके बाद में जो है वो उसको बोलते भी हैं कुछ, एक बार देखना पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसा कुछ है यार, मतलब है, मतलब वो एक लाइन है, उसके ऊपर पे सबके लिए होता है। खतरों को नियंत्रित करने के तरीके, सीमा को परिभाषित करना, कारमान रेखा, हाँ ये रेखा बोला नहीं है, एक लाइन, ये लाइन होती है, उसके ऊपर का जो एरिया होता है ना वो सबके लिए होता है। फिर ऐसा नहीं फिर कि वो होगा। उपग्रहणीय प्रक्षेपण कार्य में तो प्रोटोकॉल निर्माण, ठीक है, स्पेस निगरानी तंत्र विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। हवाई क्षेत्र और बाह्य अंतरिक्ष हमारी परस्पर जोड़ी हुई दुनिया के अभिन्न अंग है, बात को अग्रिम होकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों नियमों बढ़ावा देते हुए। अब एक बार मेरा मानना है इस पर थोड़ा ना यूट्यूब पे सर्च करके देखना, कुछ और नया सीखने को मिलेगा। इसमें इतना अच्छा नहीं दिया है आंसर में, आप थोड़ा देखना इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, क्या क्या इश्यूज आते हैं जब इस टाइप से। अगर तुम्हें पता है इसमें कानून बनने में बहुत दिक्कत आ रही है, इन चीज़ों को लेकर बहुत दिक्कत आती है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। आगे है बहुधार्मिक, वह बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापाद नहीं। अब मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ना, पहली बात ये क्वेश्चन बच्चे समझते ही नहीं, इसमें पूछ क्या रहा है गलतियाँ पहली बात समझेंगे ही नहीं। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना कीजिए। अरे विवेचना करना बोल दिया था, जो आप पॉइंट बताओगे ना स्ट्रेटेजी, उसका नेगेटिव पॉइंट भी बताओगे। विवेचना करने का मतलब ये हो गया कि देखते हैं आपने ऐसा लिखा है क्या। अब देखो ये गड़बड़ी हो गई ना आपने रणनीतियाँ बताई, रणनीतियों की विवेचना कीजिए। तो भाई आपको जो रणनीतियाँ बताओगे ना उसकी कमियां भी बतानी है, डिस्कस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर आपने ये इतना बड़ा पॉइंट कहाँ ले गए, चुनौतियाँ ये सब। अरे नहीं, मेन पॉइंट तो वो था, डायरेक्ट रणनीतियाँ बतानी थी और उसका आपको कमियां भी बतानी थी। ये है मेन क्वेश्चन की डिमांड। अब देखो पहली बात तो ये समझो, देखो भारत में क्या मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कास्टिज्म है। अब ये कैसे प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापाद नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में देखो, जैसे रिलीजियस वहाँ पे जो होते रहते हैं तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे जितने भी जो आसपास के जो है
देश है उनका प्रभाव पड़ता है। अब इसमें सबके आएंगे, ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ पे ले जाओगे। नरजातीयवाद भी आएगा यहाँ पे, खतरनाक चीज़ होती है। क्या लिखा, हाल के वर्षों में गुरुवादी विचारधारा तथा आतंकी संगठनों नेटवर्क को पड़ोसी देशों में उदय होने से भारत में अतिवाद के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हुआ है, जो हमारी बहुत धार्मिक बहुत जातीय सामाजिक संरचना को विघटित कर सकता है। अब ये तो क्वेश्चन ही लिख दिया आपने, ये सही नहीं है। चलो, बहुत धार्मिक बहुत जातीय समाज की चुनौतियाँ क्या है। सांप्रदायिक तनाव, बहुत धार्मिक बहुत जातीय समाज में तनाव की बढ़ती संवेदनशीलता उच्च होती है, जो कभी कभी विभाजनकारी रूप ले सकती है। हाल में गौ रक्षकों द्वारा भीड़ हिंसा। पर बात यहाँ पे है ना, ये दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापाद नहीं है। अब देखो कैसे, तुम समझे नहीं इसका मतलब क्या, मैं बताऊँ, ट्यूशन के लोग समझे नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे योगी बोलता है कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो हम भी यहाँ पे तोड़ेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ घट रहा है, उसके मतलब प्रपोर्शन में अपन भी जवाब कर रहे हैं कुछ, मतलब समझ में आया ये चीज़। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पड़ोस में दिख रहा है अतिवाद, वहाँ पे जो हो रहा है उसके संघात के प्रति निरापाद, मतलब जो अपन उसके रिफ्लेक्शन में जो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भाई मतलब सीधा दिखता है कि अब वो जो कि वे जैसा कर रहे हैं अपन भी वैसा ही कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब वो नहीं है, निरापाद नहीं है कि इसमें वो है। तो ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत वो है, समझना ही बहुत बड़ी बात है। कानून जटिलता से विविधतापूर्ण समाज में सभी की भावनाओं को शांत रखते हुए कानूनी मांग कठिन है, समान आगे संहिता लागू करने में लग रहा है समय। हाँ, अब देखो इसमें ये पॉइंट नहीं आएगा, इसमें पॉइंट आएगा कि पाकिस्तान अपने आप को क्या बनाया, मुस्लिम राष्ट्र, ठीक। अब जैसे आरएसएस वाले जो है, बहुत सारे जो है दल, वो क्या चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। अभी नहीं देखा जो बागेश्वर धाम था, वो बोला कि हाँ हिंदू राष्ट्र बना दो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने क्या बना दिया अपने आप को, मुस्लिम राष्ट्र। दूसरी बात कि वहाँ पे मुसलमान हिंदुओं को भगाया जा रहा था, तो यहाँ से मुसलमानों को भगाओ। तो क्वेश्चन ये है, तुम समझे नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग वाले नहीं समझे इस क्वेश्चन को, कि जो वहाँ पे घटित हो रहा है ना अतिवाद, अपन उसी का ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें आएगी इसमें। ऐतिहासिक तनाव, देश के ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं विद्यमान है जो आज भी कई धर्म जातियों में भेदभाव दुश्मन करते हुए बनाई हुई है। जातिवाद, ये तेरेवाद भावना, विविधता कई बार अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देती है, जो हमारे आंतरिक सुरक्षा तो खतरा है। पंजाब में खालिस्तानी भावना को दे, हाँ ये चीज़ें लिखो। अब यहाँ पे वही आएगा, ये पाकिस्तान प्रमोट करता है वहाँ पर। पड़ोसी देश में आंतरिक अतिवाद पर भारत पर प्रभाव, सीमा पार आतंकी घटनाओं का अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी, पंजाब में रक्षा व्यापार, नहीं ये चीज़। अतिवादी विचार प्रसार में वृद्धि होना, अतिवादी कारण सीमा के अंदर विरोधी देशों के आतंकी लोगों में समर्थन, पहलगाम में स्थानीय लोगों शामिल होना, उग्रवादी आतंकवादी विचारों को उदय, शिक्षित लोगों को उसमें शामिल होना, केवल तमिलनाडु में ISS बढ़ता प्रभाव, सीमा सुरक्षा में कमजोरी, रोहिंग्या समस्या बंगाल और दिल्ली तक। प्रवक्ता में जो रणनीतियाँ, सांप्रदायिकवाद में बढ़ावा देना, उग्र विचारों के विरुद्ध कार्यक्रम चलाना, खुदाफिज ऑपरेशन सम्मान, केरल अंतर्राष्ट्रीय सत्य सहयोग में बढ़ावा और शिक्षा रोजगार में बढ़ोतरी। अब देखो ये क्वेश्चन तो ये था कि आप ये रणनीतियाँ बताते, फिर इनकी कमियाँ बताते। पड़ोसी देशों में अशांति अराजक विचारों को दे हमारे लिए दीर्घकालिक रूप से हानिकारक है, तो इसके हेतु स्थायी बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। मतलब मेरा मानना है कि ऐसा बोला जाता है कि जैसे ना क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री अगर पड़ोस में कोई देश में अगर वहाँ की जो कमियाँ हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब उल्टा उन कमियों को देख के अपने को ये सुधार करना चाहिए कि हमारे देश में ये चीज़ें ना हो। पर भारत में क्या होता है कि वहाँ हो रहा तो हम अपने यहाँ पे भी ऐसा करो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम चल रहा तो अपने भी हिंदू मुस्लिम चल रहा हो। तो कंक्लूजन उस टाइप से होना चाहिए। मतलब स्वाभाविक सी बात है, सीखना चाहिए ना कि भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ सामाजिक विघटन हो रहा है, लोग धर्म के आधार पर लड़ झगड़ रहे हैं, तो अपने को सीखना चाहिए, अपने तो और राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। तो सर जब जिस क्वेश्चन के अंदर है वो फिर सिर्फ ये रणनीतियां जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, पहले उनको लिख दूं, फिर उनके प्लस और माइनस लिख के निष्कर्ष लिख दूं, बस यही डिमांड थी। हाँ ये डिमांड थी क्वेश्चन, ये नहीं था अतिवादी भारत पर प्रभाव और चुनौतियां क्या कारण है। अरे वो देखो क्वेश्चन समझा करो। वो बोल रहा है कि बहुत धार्मिक और बहुत जातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापाद नहीं है। ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, ठीक है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र बना तो भारत में भी है, ये बस दिखा दे।
उसके बाद में भाई इन चीज़ों से निपटने के लिए सरकार क्या रणनीति ने अपनाई, भाई हिंदू सांप्रदायिकता ना हो, तो भारत ने क्या किया, जैसे धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, परंतु फिर आप लिखो भाई धर्मनिरपेक्षता भारत में अच्छे से लागू हो ही नहीं रही है। ये है इसका मतलब, इस तरीके से आपको इसमें बढ़ना। ठीक है, ये तो फिर वापस लिखना पड़ेगा। कोई नहीं, बताओ उसमें सुधार करना। इसलिए बताओ चैट जीपीटी थोड़ा यूज किया करो, कोचिंग वाले भी सही नहीं लिखते, मैं फिर बार बता रहा हूँ। चैट जीपीटी जरूर, चैट जीपीटी का भी लिमिटेशन है, परंतु फिर भी एक आपको थोड़ा डायरेक्शन दे देगा, आपको सोचने के लिए आपको पॉइंट दे देगा, वही चीज़ याद रखना। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए मैं खुद गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं आएगा, ये लड़कों को समझ में नहीं आएगा, सब अपने अपने अनुसार लिखेंगे, जैसे अभी तुमने लिखा उसमें वही है, और वो क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। क्वेश्चन की डिमांड ही भाई यही है कि जो पड़ोसी राज्य में हो रहा है उसके आधार पर ही अपन क्या है कि उसका प्रतिक्रिया, तो मतलब उल्टा उसको ख़त्म करना चाहिए, भाई अपने देश में नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें, अपन उसी का रिफ्लेक्शन करते हैं, तो फिर वो खतरनाक बन जाती है वो चीज़। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्यों व गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों को विश्लेषण कीजिए। अब देखो विश्लेषण करना है, जो भी चुनौतियों का याद रखना, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों के द्वारा इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। अब चर्चा करना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, डिस्कस करना लिखा है, तो आप सॉल्यूशन जब बताओगे ना, तो सॉल्यूशन बताने के बाद उनकी कमियां भी बताओगे, हाँ तीव्र रूप से अप्लाई करना चाहिए ज़मीनी स्तर पर इसको, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें दिखती ही है ना। डिस्कस करने का मतलब यही होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और बहुआयामी चुनौतियों का जब विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करने का मतलब है आप डायमेंशन बताओगे इसमें बहुत सारी, किस किस डायमेंशन से वो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती प्रकट कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में तोड़ने का प्रयास करते हैं नकली फेक करेंसी के द्वारा, ठीक है। भारत की सामाजिक जो शांति है उसको तोड़ने का लिए वो जैसे मतलब संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशन लिखना पड़ेगा। देखते क्या लिखा आपने। आंतरिक सुरक्षा में बाहरी सुरक्षा की सीमाएं संकट खतरों के युग में तेजी से धुंधली होती जा रही है। ये प्रदर्शित करता है कि कैसे बाह्य राज्य व गैर राज्य कारकों ने आंतरिक सुरक्षा को अति संवेदनशील और बहुआयामी चुनौतीपूर्ण बना। देखो ये आप वही क्वेश्चन को उतार रहे हो, ये गलती है। बाहर राज्य के कार्य की चुनौतियाँ, सीमा पार आतंकवाद, राज्य जैसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को अपने यहाँ आश्रय देकर राज्य प्रेरित आतंकवाद फैलाता है। डायरेक्ट लिखिए, राज्य प्रेरित आतंकवाद पाकिस्तान। अतिवादी विचारधारा, पाकिस्तान और आईएसआई के विचारों का प्रचार चीन द्वारा भारत में माओवादी विचारों को फैलाया जाता है। अस्थिरता, प्रॉक्सी युद्ध, देश में नक्सलवादी संगठनों का हथियार धन उपलब्ध कराकर पूरी भारत का शिकार रहा नागालैंड हिंसा, साइबर हमले, वर्तमान तकनीकी युग में देश के अति महत्वपूर्ण डेटा चोरी करना, ऑनलाइन सेवा को बांधा डालना, ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा, दो धर्म गलत सूचना, गणना भाषणों द्वारा दंगे करवाना। देखो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट लिखो, ये चीज़ याद रखना। आर्थिक ड्रग्स, मानव तस्करी, अब यहाँ पे नकली फेक करेंसी भी आएगी, याद रखना है। आप देखो वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुआयामी बताना था आपको, तो सेक्टर वाइज बताओ, पॉलिटिकल रूप से क्या करते हैं वो, राजनीतिक रूप से क्या कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या करते हैं वो लोग, मनोवर्ती लेवल पे क्या कर रहे हैं, लोगों माइंड सेट चेंज कर रहे हैं वो, ऐसे लिखो तब जाके अच्छा बनता है। विश्लेषण करने मतलब ये होता है कि आप अलग अलग डायमेंशन में बताइए क्या कर रहे हैं वो भारत को तोड़ने के लिए। रोकथाम हेतु कदम, खुफिया जानकारी मजबूत और एजेंसी में समन्वय बनाना, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, साइबर हमलों से बचाव हेतु एथिकल हैकिंग को बढ़ावा, नीति निर्माण, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, ठीक है। स्थानीय समर्थन में कमी लाने हेतु सामाजिक आर्थिक प्रयास, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उड़ान कार्यक्रम, आतंकवाद विरोधी कानून मजबूत करना, यूपीए में संशोधन, स्थानीय प्रशासन दक्षता में वृद्धि, केंद्रीय विकास को बढ़ावा। अब देखो अब ये गलती हो गई ना, अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता कि भाई उपाय बताइए तो जब तो ठीक था आपका, पर उपायों की भी चर्चा कीजिए। आज जाके देखो आंसर राइटिंग फॉर्मेट जो उसमें डिस्कस करने में, जैसे मान के चलो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें ना, मैंने तुम्हें कोई टॉपिक दिया, अब मैंने बोला इस पर डिस्कस करो, तो डिस्कस करने का मतलब ये आ जाता है उसमें आप सारी डायमेंशन को उसमें इंक्लूड करोगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव सब, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे मान के चलो मैंने ग्लोबल वार्मिंग आपको टॉपिक दिया, इस पर बोला मैंने डिस्कस करो आप, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग में आप अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे क्या? अरे डिस्कस करने का मतलब ये होता है उसका पॉजिटिव, देखो क्या होता है, जैसे कोई टॉपिक है डिस्कस करने का मतलब इसे, जैसे मैंने आपने ये बताया ये तो पॉजिटिव हो गए, तो इसी कमियाँ बताओगे आप, फिर आखिर में कंक्लूजन में रिफॉर्म बताओगे, वे फॉरवर्ड बताओगे। डिस्कस का मतलब यही होता है।
सतत सुरक्षा स्वतंत्रता मूल्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देकर इन बहुआयामी चुनौतियों के विरुद्ध मजबूत रक्षा निर्माण किया जा सकता है। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा के खतरे। देखो अब यही क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये है पीवाईक्यू का फायदा। ये वही क्वेश्चन है जो अपन शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन किए थे। इस संदर्भ में उभरते मुद्दों चर्चा कीजिए। ठीक है, अब देखो पहली डिमांड ये है, इसके संदर्भ में देखना है आपको। नक्सलवादी खतरे निपटने हेतु बहुस्तरीय रणनीतिक सुझाव। अब देखो बहुस्तरीय आएगी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। दूसरी क्वेश्चन की डिमांड ये है, हमारी राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक और प्रशासनिक विविधता का परिणाम है कि हमारे नागरिक आधारभूत सुविधाओं को प्राप्ति से हिंसक राह को अपनाकर नक्सलवादी बन गए। नक्सलवादी के उदय के कारण सामाजिक, ऐतिहासिक आपसी अलगावपूर्ण विचार और संघर्ष, सामाजिक भेदभाव व्याप्त होना, जातीय जनजातीय संघर्ष और छुआछूत, धार्मिक सौहार्द में गिरावट। सही है। आर्थिक क्षेत्रीय विकास में असमानता, सामाजिक विकास न होना, एक स्तर में असमान, देशीय ऑक्सफैम रिपोर्ट। यहाँ पे राजनीतिक, वोट बैंक की राजनीति, राजनीतिक प्रतियोगिता में कमी, राजनीतिक अपराधिकरण, घृणापूर्ण भाषण। ठीक है, ये तीन ही सेक्टर में लिखे आपने, तीन ही पूछ रहा था, सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे नए बड़े मुद्दों के साथ चुनौतियाँ क्या है। वर्तमान नक्सलवादी को उद्देश्य सरकार को उठाना है। चुनौतियाँ पूछा है इसने। डायरेक्ट वही बता सकते थे आप मुद्दा। ठीक, कोई नहीं, ये ज़रूरत नहीं था। मतलब क्या उदय कारण पूछा है उसने? नो, डायरेक्ट ये लिखो। डायरेक्ट ये लिखना चाहते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक विकास में मुद्दे हैं, इनके कारण जो आंतरिक सुरक्षा उभर रही है, उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। तो उसमें शायद फिर ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं, अलग से नहीं लिखना पड़ता आपको। वर्तमान नक्सलियों को देश से सरकार को हटाना है। अभी सिर्फ आंशिक कार्रवाई है। दूसरा सोशल मीडिया द्वारा विचारों का प्रसार, शिक्षित जागरूक लोगों का उनका समर्थन, बाह्य राज्य द्वारा इनका समर्थन मिलना, नागरिक में जनजातीय हिंसा, चीन की भूमिका, संगठित अपराध, आतंकवादी हथियार, धन उपलब्ध करवाना। रणनीति क्या है? संवाद वार्ताएं स्थापित करना, हिंसक गुटों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, ऑपरेशन ग्रीन हंट, सामाजिक सौहार्द में वृद्धि, क्षेत्रीय केंद्रीकृत विकास को बढ़ावा, आर्थिक गलियारे। अब वही मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर रणनीति आएगी आपको भाई। आर्थिक क्षेत्र के लिए सरकार क्या कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए, सामाजिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक स्तर पे, रोजगार के क्षेत्र पे, ऐसे आएगा। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखना। नक्सलवादी की भूमिका में समस्या देता है, इसे होता है आपसे सहयोग आवश्यक है। एक समाधान से हम SDG 1 SDG 2 को प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी दृढ़ता बढ़ा पाएंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों के चीन को अपेक्षाकृत अधिक विशाल एक पट्टी, एक सड़क पहल के मजबूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। वन रोड वन बेल्ट वाला है। ठीक है, CPC के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता, कभी ये मत माना करो कि ये क्वेश्चन है। नो, वो बैकग्राउंड बना रहा है क्वेश्चन के पीछे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। CPC का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। ये है क्वेश्चन की डिमांड, पहले क्वेश्चन की डिमांड। भारत द्वारा इसके किनारा करने के कारण बताइए। बस ये है दो। ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं होती है, हमेशा याद रखा करो। एक पट्टी सड़क जल का उद्देश्य इसे यूरोप, अफ्रीका से भूमि व समुद्री मार्ग से जोड़ना है। इसी के हिस्से में रूप में CPC चीन के उइगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली द्विपक्षीय योजना है। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया ये? नहीं, इसको थोड़ा अलग बढ़ना बनाओ। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। विरोध के कारण क्या है? यह पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। नहीं, यहाँ लिखो संप्रभुता का हनन है। ये चीज़ याद रखना कि बिना भारत की सहमति बिना कैसे कर लिया ये। क्योंकि भारत का सोवर, क्योंकि भारत उसको अभी भी अपना पार्ट मानता है, चाहे अलग बात है वो पाकिस्तान के पास है। परंतु इंडिया अपना टेरिटरी का पार्ट मानता है उसको। भाई तुम्हें पता है वहाँ की, जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा, वहाँ के लिए सीटें भी आरक्षित होती है, चाहे वो चुनाव नहीं होते हैं वहाँ पे, पर उसके लिए है। तो संप्रभुता का हनन है भाई, किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। भारत और चीन के ऋण जाल नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को खतरों की आकर्षण है। चीन का उत्पन्न आर्थिक संकट। ठीक है, चीन का दिखावटी उद्देश्य के प्रति अविश्वास, इसके द्वारा भारत को घेर कर साम्राज्य नीति प्रसार चाहता है। हाँ, ये मेन पॉइंट है कि वो भारत को घेर रहा है। देखो, एक तो बेल्ट एंड रोड नीति है, एक रिंग ऑफ फैंक्स की नीति है उनकी। देखो, समुद्र के मार्ग से वो भारत को ऐसे घेर रहा है और इधर से ऐसे घेर रहा है।
चीन लैटिन अमेरिका देशों को किफायती वस्तुएं माल उपलब्ध करा पाएगा, भारत भारतीय व्यापारी घाटा। अच्छा, तो यहाँ लिखो कि व्यापार घाटे में अति संतुलन पैदा होगा इससे, ठीक है। भारत के पक्ष में ऐसे भी नहीं है भारत चाइना का। चीन को पीओके में आने से भारतीय सीमा पर सुरक्षा में तनाव बढ़ेगा, सही बात है। सीपीसी पूर्ण होने पर पाकिस्तान विदेशी निवेश बढ़ेगा, जिससे उसकी कश्मीरी वाली हिस्से पर दावे की रणनीति मजबूत मिलेगी। ये बातें सही है। बाद वाली परियोजना अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का विरोध करना भारत के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण को दर्शाता है। थोड़ा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई नहीं। जम्मू व कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ता की भूमिका ध्यान केंद्र बन गई है, ठीक है। ये भी किसी डिमांड नहीं है, ये चीज़ याद रखना भाई, कभी भी किसी डिमांड नहीं होती है। उपला प्रभावित क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ता द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण की, ये है पहले डिमांड। भूमि उपरी कार्यकर्ता के प्रभाव को निष्पादित करने के उपाय चर्चा है, दूसरी डिमांड खत्म बात। अब जो डिस्कस करना लिखा, मैं फिर बार बता, डिस्कस तो प्रभाव जो क्या उपाय कर रहे हैं, फिर उसका कमियां भी बताओगे, फिर वे फॉरवर्ड बताओगे। भूमि उपयोगिता को होते हुए जो आतंकवादियों को स्थानीय क्षेत्र की जानकारी अन्य सहायता है नहीं बहना चाहिए। देखो अभी जो जैसे हुआ, मतलब ये क्या होते हैं इनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, जैसे ये पाकिस्तान है तो सबसे पहली बात है सेफ पासेज, मतलब सेफ उनको रास्ता दिखाती है ताकि वो आर्मी के जवानों से बच के वो इंटर कर सके, सबसे पहली चीज़। फिर इनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं वो लोग, रुकने की, खाने पीने की, सब कुछ, ठीक। दूसरी चीज़ होती है कि इनको जो भारत के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं, भाई कहाँ पे अस्पताल है, कहाँ पे क्या है, उनके बारे में जानते हैं। वो सही नहीं जानते, पर खुद ही सोचो, जैसे अपन अभी पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं ना भाई। भाई कहाँ पे क्या है उनका, कहाँ पे उनका मान के चलो परमाणु बम है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें वो अपन नहीं जानते। और वहाँ के जो लोकल लोग वही तो बताएंगे ना। तो ये लोग ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उनका शेल्टर हाउस बनते हैं लोग, रहना खाने पीने का प्रबंध करते हैं उनके लिए, यहाँ तक उनके लिए हथियारों की व्यवस्था करते हैं लोग, पैसों की व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी भूमिका क्या है, ये आतंकियों को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं, सही है। आतंकी सीमा के अंदर हथियार, ठीक है। कोई छिपने तो लंबे समय तक रहने रक्षा सामग्री, यस। संगठित अपराध आते संगठनों के मध्य संबंध स्थापित करना, देशी विरोधी विचार बढ़ाना, ठीक है। देश के प्रति विश्वास बढ़ाना, उड़ान योजना, मेरी जमीन मेरी निगरानी, सामुदायिक पुलिसिंग। ये याद रखना, एग्जाम में कभी इधर मत लिख देना, नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे, तो ये बचना इन चीज़ों से। एग्जाम में ये जो बॉर्डर लाइन होती है उसे पार नहीं लिखना होता, पर हाँ ये मैं बता देता हूँ, नीचे खूब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसका कोई नियम नहीं है। तो मैं नीचे तो लिख के आता था जिसमें जगह, पर इधर मत लिखना, बस ये चीज़ याद रखना। लोगों में नैतिक दृष्टिकोण का निर्माण करना, जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑपरेशन ड्रीम्स, शिक्षा और रोजगार में क्षेत्र लोगों आरक्षण, छात्रवृत्ति, तकनीकी उपयोग, ऐसे समुद्र ध्यान रखना, AI मॉनिटरिंग, ड्रोन, ऐसे क्षेत्र में प्रशासनिक कानून दक्षता में बढ़ोतरी, कर वंचना के भाव में कमी लाना, 5 अनुसूची प्रभावी क्रिया में सीमा संबंधी। अब देखो वही चीज़ मैं कितनी बार बोला, डिस्कस करना लिखा, चर्चा कीजिए, उपाय चर्चा कीजिए। तो आप उपाय बताओगे, 5 पॉइंट बता दिए, फिर उसके नेगेटिव पॉइंट बताओगे, फिर उसके बाद में इसका वे फॉरवर्ड बताओगे। ये चीज़ याद रखना, ये कमी है। ये समस्या आर्थिक न होकर राजनीतिक और सामाजिक अभाव हमारी व्यवस्था के कारण उत्पन्न विवाद का परिणाम है। सेतु लोगों में वैचारिक और स्वाभाविक बदलाव दीर्घकाल सुदृढ़ कदम है। कितने लिख लिए, कितने बाकी है, लगा सारे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर। सर बहुत ज़्यादा है सर, ये लगभग इंटरनल सिक्योरिटी के 50 से 55 है और इतनी सोसाइटी के हैं। अरे कोई नहीं, आराम से चेक करते रहेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, अपन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया तो मिल ही गया, क्या करना है। जी सर, आइडिया मिल गया काफी अच्छा। बस आगे जब तो सर ये चर्चा वाला समझ आएगा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और आगे की वे फॉरवर्ड जरूर लिखना, ये चीज याद रखना। ठीक है सर। और जो विश्लेषण वाला है उसमें क्या है सर, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सर, जैसे कि विश्लेषण का देखो, ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो कि मैंने तुम्हें कोई पॉइंट दिया कि जातिवाद एक भारत में समस्या, इसका विश्लेषण कीजिए। तो आप विश्लेषण करोगे, तो विश्लेषण करने के तो आप देखिए, जैसे उसकी टोन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव तो बताओगे ही, पर साथ में पॉजिटिव भी पॉइंट बताओगे। बस जातिवाद एक पॉजिटिव पॉइंट, उससे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। विश्लेषण का मतलब ही ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। हमेशा मतलब ये देखो नॉर्मल चीज़ें, सब चीज़ें वैसी ही है, परंतु मतलब वही है कि वर्ड यूपीएससी खेलता है कि भाई चर्चा करना, उसका मतलब ही यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव।
विश्लेषण करने का मतलब ये होता है, पर तो हाँ, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी आती है जिसमें कुछ फैक्ट बेस आपको डालने पड़ते हैं, एग्जाम्पल डालने पड़ते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे एक आलोचनात्मक आएगा उसमें भी यही आता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी आता है, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। जी सर। ठीक है, फिर ये देखते हैं, मैं एक बार ऐसे पढ़ लूँगा, जैसे बस जो चीज़ें नहीं सर, काफी मिल गया सर, काफी आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और किस हिसाब से लिखना है। हाँ, दूसरी बात, फ्लो चार्ट कहाँ बन सकते हैं, कहाँ बनाने चाहिए, मैप जरूर डालो जहाँ बन सकता है, और कुछ नए इनोवेशन पॉइंट खुद से बना के डालो, अपने एथिक्स का नॉलेज का यूज करो, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। करेंगे आराम से, जैसे 1-2 घंटे कर लेंगे बीच में तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखते रहिए, अपना उधर काम करते रहिए, और हिंदी ऑप्शनल करो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, हिंदी ऑप्शनल को डिनाई मत करो। चलो ठीक है, कुछ और पूछना हो तो बताओ। नहीं सर, बाकी तो सब ठीक है, बस यही था कि क्वेश्चन लिख लिए तो यही चेक करवाने थे। हाँ, करते रहो। और सर अब एथिक्स की स्टार्ट कर दूंगा सर। एथिक्स जैसे मैं पढ़ चुका अपने नोट्स तो नोट पढ़ चुके तो फिर एथिक्स का, तो ये एथिक्स का ऐसा करना है ना, मेरे साथ 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 चेक करवाना है, ऐसे ऐसे बंडल मत बना लेना, नहीं तो वो फिर ज़्यादा बल्कि हो जाता है। तो जैसे मान के चलो आप मंडे टू फ्राइडे लिखोगे ना, मंडे टू फ्राइडे लिखोगे, वो सैटरडे को, मेरे सैटरडे संडे मेरे से चेक करवा ही लेना। जी सर, आपको पीडीएफ भेज दिया करूँगा। और सर एक ऐसे लिख दिया करूँगा। हाँ जरूर, मतलब मेरा माने एक वीक में जरूर लिखो, एक जरूर लिखना चाहिए, एक वीक में जरूर एक ऐसे लिखना चाहिए। जी सर, ये भेज दिया करूँगा मैं आपको संडे। दूसरी बात है, जब भी चेक कराओ तो क्लास में रहोगे तो उससे फ़ायदा मिलता है, ऐसे ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुमको रिकॉर्डेड क्लास देख भी नहीं पाओगे तो क्लास में प्रेजेंट रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जी सर, क्लास में सैटरडे संडे में अपन एक दिन मिल लेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ठीक है सर, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।